Yes. Good evening to all of you, and very warm welcome to everyone for joining us today for this episode 9 of the BNSK Bharat Samvad. This episode is very well, structured in such a manner because it is perfectly aligning with the experiences of the Dr. Vikram Aditya Rathod, who is currently working as an assistant professor in the ILS Law College, Pune. And his insights in the legal frameworks, research writings, and the policy-oriented advocacy will be kind of the instrumental in the shaping the understanding and the skills of this topic but to the audience particularly. And the topic for the today's talk is like how we moved from the license Raj to the digital Bharat. It is perfectly aligning with the today's vision of the Viksit Bharat 2047 as well. So what were the legal foundation of the economic reforms from the license Raj to the digital Bharat, kind of the आर्थिक सुधारों की कानूनी नींव लाइसेंस राज से डिजिटल भारत तक. So I request Dr. Vikramaditya Rathod to put his valuable insight on the same, because Dr. Vikramaditya Rathod is currently also involved in the lecture series to guide the coming, I think, the civil servants of the Maharashtra state. So he is also the part of that curriculum and also working in the Indian knowledge system. So he will be able to give you the insights with the Indic lenses so that we can apply it to the current and contemporary challenges and how we evolved from the license Raj to the digital Bharat. So, Dr. Vikram Aditya Rathod, please put your valuable insights on the same, and over to you, Professor. Please, please. Yes, thank you, Aman sir. Yes. Uh, and this is the second time I'm interacting with the students and policymakers of this very prestigious Bharatiya Niti Samvad Kendra. So I must be very thankful to Aman sir and the other organizers, who are continuously giving me the opportunity to share my inputs on this platform. So the topic which I have been given is actually I'm not an economist. The first thing that I want to share with all of the students, but मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सर आपका भी और ऑर्गेनाइजर्स का भी कि उन्होंने मुझे ये काफी एक अच्छा इम्पोर्टेंट टॉपिक दिया एंड विद द हेल्प ऑफ दिस टॉपिक एक्चुअली पर्सनली आई मस्ट से कि मैं खुद बहुत सारी जो चीजें हैं जो इकोनॉमिक जर्नी है उसके बारे में मुझे खुद भी पता चला एंड द अनदर टास्क जो एक्चुअली मेरा फोर्ट है वो है कि ये जो सारी जो इकोनॉमिक जर्नी जो हम लोग देख रहे हैं लाइसेंस राज और फिर ओपन इकोनॉमी इन द फॉर्म ऑफ द एलपीजी एंड लेटर ऑन डिजिटल इंडिया डिजिटल इकोनॉमी तो इसके पीछे के जो लीगल डिस्कोर्स है उसको जो कनेक्ट करना था वो एक हरकुलियस टास्क था लेकिन मुझे काफी उसमें नई चीजें पता चली तो इसके लिए भी मैं थैंकफुल हूँ कि आपने ये अपॉर्चुनिटी मुझे दी आज का जो हमारा सेशन है जैसा मैंने आपको बताया कि हमारी जो इकोनॉमी है उसके उस इकोनॉमी के जो तीन इंपॉर्टेंट मॉडल है द फर्स्ट वन इज मिक्स इकोनॉमी या जिसको लाइसेंस राज भी बोला जाता है सेकेंड जो है वो है आपका एलपीजी लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन जो 1991 ऑनवर्ड स्टार्ट हुआ और उसके बाद 2015 इकोनॉमी इन तीनों मॉडल को प्रॉपरली इंप्लीमेंट करने के लिए हमें और ऐसा होता भी है अगर आपको इकोनॉमिक मॉडल अच्छे से इंप्लीमेंट करना है तो उसके लिए आपको लीगल जो स्ट्रक्चर है उसमें कुछ एग्जिस्टिंग लीगल स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस करने होते हैं या इन एडिशन टू दैट आपको कुछ नए लॉज इंट्रोड्यूस करने होते हैं तो हमारा जो आज का जो सेशन है उसमें हम कंटिन्यूअसली पूरी जर्नी के बारे में बात करेंगे इन तीनों मॉडल के बारे में बात करेंगे और टाइम के साथ इनमें क्या क्या लीगल चेंजेस हुए इसका लीगल बेस क्या है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे तो अगर आप देखिए एक बहुत बड़े फिलोसोफर हुए या इकोनॉमिस्ट भी हुए हैं हेरोल्ड लास्की उनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि अगर किसी कंट्री में कंट्री के लोगों को आप पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस या पॉलिटिकल जस्टिस देना चाहते हैं या फिर सोशल जस्टिस देना चाहते हैं तो उसकी जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है कि आप वहां पे इकोनॉमिक जस्टिस दीजिए सो इकोनॉमिक जस्टिस का ये जो कॉन्सेप्ट है इस चीज को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने भी एडप्ट किया है कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेम्बल को देखें तो वहां पे इंडिविजुअल फ्रीडम के साथ साथ ये लिखा हुआ है कि ये गोल है कॉन्स्टिट्यूशन का या गवर्नमेंट का
या गवर्नेंस का, कि वो इस देश के लोगों को सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करे। इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करने का मतलब ये है कि आप इस देश के लोगों के सामने एक ऐसा इकोनॉमिक मॉडल रखें जिससे यहां के लोगों का इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हो सके। अब ये मॉडल हमें सामने रखना है, ये चीज हमें करनी है। लेकिन इससे ये टास्क था हमारे जो फर्स्ट जो गवर्नमेंट है उसके सामने 1950 के बाद, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ। लेकिन इससे पहले हम लोग थोड़ा सा ये देखें कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ उस समय का कॉन्टेक्स्ट क्या था। अगर आप देखें 1950 से पहले ब्रिटिशर्स जब यहाँ गवर्न कर रहे थे, तब उनकी पॉलिसी कुछ ऐसी रही कि उन्होंने, अच्छा इससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि किसी भी कंट्री में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को बूम पर लाने के लिए, एस्टेब्लिश करने के लिए आपको जो प्राइमरी चीज चाहिए वो चाहिए कि उस कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन अच्छे से, इंडस्ट्रीज अच्छे से एस्टेब्लिश हो। अब 1950 से पहले देखिए, 1950 से पहले ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे कि हमारे यहाँ रिसोर्सेस अच्छे खासे थे, रॉ मटेरियल अच्छा खासा था, तो सारे रॉ मटेरियल्स को एक्सप्लॉइट करके वो ब्रिटेन में भेज रहे थे लगातार। इसका मतलब ये है कि आपका हिंदुस्तान के अंदर इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश नहीं हो रही है। ब्रिटिशर्स के समय ये सिचुएशन थी। अब इंडस्ट्रीज नहीं है, इस चीज को हमारे उस समय के जो कुछ इंडियन पॉलिटिकल राइटर्स और जो जो इंडिपेंडेंस में इन्वॉल्व थे, जैसे दादा भाई नेहरू जी है, महादेव गोविंद रानाडे, आर.सी. दत्त ये जैसे कुछ इकोनॉमिस्ट भी थे, इन लोगों ने इस चीज को लगातार लिखा है कि ब्रिटिशर्स की पॉलिसी रही जिसके कारण इंडिया में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था। इंडस्ट्रीज तो एस्टेब्लिश होना दूर की बात, जो थोड़ी बहुत इंडस्ट्रीज जो थी वो भी खत्म हो चुकी थी जस्ट बिकॉज ऑफ द ब्रिटिशर्स पॉलिसीज। तो इंडस्ट्रीज की जरूरत थी। ये भारत जब लगभग लगभग आजाद होने वाला था उस समय महसूस हो रही थी ये चीज कि आपको इंडस्ट्रीज चाहिए, लेकिन ब्रिटिशर्स की पॉलिसी ऐसी थी कि आपके यहां इंडस्ट्रीज नहीं या खत्म हो चुका है इंडस्ट्रीज। और इस चीज को एक बार और आजादी से पहले इंपॉर्टेंस मिली जब सुभाष चंद्र बोस, उनकी चेयरमैनशिप में कमेटी बनाई गई कांग्रेस की तरफ से जिसको नेशनल प्लानिंग कमेटी बोला जाता है। उस नेशनल प्लानिंग कमेटी ने भी बोला कि अगर आप चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि कंट्री का एक अच्छा डेवलपमेंट हो तो उसके लिए हमको रेगुलेटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन करना पड़ेगा या रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज की जरूरत है। अब यहाँ पे एक वर्ड मैंने यूज किया रेगुलेटेड, इसके बारे में आगे बात करूंगा। लेकिन नेशनल प्लानिंग कमेटी सुभाष चंद्र बोस सर की कमेटी जो चेयरमैनशिप में एस्टेब्लिश हुई 1938 के आसपास की बात है, उन्होंने भी यही बोला कि इस कंट्री को इंडस्ट्रीज की जरूरत है ताकि इस कंट्री का डेवलपमेंट हो सके। उसमें एक चीज उन्होंने ये भी ऐड की थी कि प्लान्ड डेवलपमेंट के लिए रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज की जरूरत है। यानी आप देखिए 1950 के आसपास आते आते हमारे पास सिचुएशन ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में हम ये बोल चुके हैं कि हम लोग इकोनॉमिक जस्टिस देना चाहते हैं, यानी हम लोग डेवलपमेंट करना चाहते हैं कंट्री का। लेकिन स्टेटस क्या है कंट्री का? स्टेटस ये है कि आपके यहाँ इंडस्ट्रीज खत्म हो चुकी है या नहीं है। और एक्सपर्ट्स ने, जैसे दादा भाई नेहरू जी है या नेशनल प्लानिंग कमेटी, वो भी बोल चुकी है कि हमारी कंट्री का अगर आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट तुरंत से तुरंत चाहते हैं तो आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन करना पड़ेगा। अब इस ऑब्जेक्ट के साथ हमारे जो फर्स्ट गवर्नमेंट है उनके सामने ये था कि भाई चलो एक उनको पर्पस मिल गया कि अगर हमें कंट्री का इकोनॉमिक जस्टिस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है तो हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन करना होगा। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के जो तरीके हैं वो दो है पूरे वर्ल्ड में। एक तरीका ये है कि आप अपने यहां जितनी भी इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश करना चाहते हैं उस पूरे सिस्टम को नेशनलाइज कर दें, या जिसको बोला जाता है सोशलिस्ट मॉडल, जिसमें पूरी कंट्री में अगर कोई भी इंडस्ट्रीज प्राइवेट हो, पब्लिक इंडस्ट्रीज हो, जो भी हो, उस मींस ऑफ प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज के थ्रू जितने भी हो टोटली गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ जाए। एक मॉडल तो ये है आपके सामने। अब ये मॉडल क्या इंडियन कंडीशन में फिट बैठ सकता है, इस पर सोचा गया। तो उसमें ये सिचुएशन सामने आई कि भाई अगर आपने सारे जो रिसोर्सेज है, इंडस्ट्रीज जो है, अगर उसको एस्टेब्लिश करके पूरी तरीके से गवर्नमेंट के कंट्रोल में ले लिया तो प्रॉब्लम ये होगी कि आपके यहाँ जो
प्राइवेट सेक्टर है, जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज है, जो फ्लरिश होनी चाहिए। क्योंकि कोई भी जो प्राइवेट एंटिटीज है, अगर वो ये सोचती है कि भाई हाँ मैं इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश करूं, तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये होता है कि गवर्नमेंट का थोड़ा इंटरफेरेंस कम रहे। और ये एक प्रूवन फैक्ट है कि आपको अपनी कंट्री में अगर आप सच में एक फ्लरिश इकोनॉमी चाहते हो, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ प्राइवेट इंडस्ट्रीज को फ्री हैंड करना पड़ेगा। बट अगर आपने टोटली नेशनलिस्ट या सोशलिस्ट मॉडल ले लिया, तो उसमें प्रॉब्लम ये होगी कि प्राइवेट इंडस्ट्रीज आपके यहाँ आने से कतराएगी, और ऐसे में आप जो बूम चाहते हो इकोनॉमी में, वो पॉसिबल नहीं है। तो सेकंड मॉडल क्या है फिर आपके पास? सेकंड मॉडल है कि आप एक लेसेज इकोनॉमिक्स की टर्म्स में बोला जाता है लेसेज फेयर स्टेट, या जिसको बोला जाता है एकदम ओपन मार्केट, जिसमें स्टेट ये बोलता है कि जिसको जिस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, जिन प्राइवेट एंटिटीज को करना है वो करे, हम लोग बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करेंगे। अब इसमें भी प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत जगह वर्ल्ड में देखा गया था कि जहां फ्री हैंड दिया गया है पूरी तरीके से सारी इंडस्ट्रीज को, वहां पे हमेशा से उस इंडस्ट्रीज में जितने भी जो लेबर है, जो वर्किंग क्लास है, उनका एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा हुआ है, लेबर राइट्स का बहुत ज्यादा वायलेशन हुआ है। अब चूंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आप देखिए जो लीगल डिस्कोर्स क्या डिमांड कर रहा है और इकोनॉमिक मॉडल हमें क्या चाहिए, उसमें मैच हो रहा है कि नहीं। क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में क्लियरली लिखा हुआ है कि आपको इकोनॉमिक जस्टिस करना है, इकोनॉमिक इक्वलिटी लानी है। आर्टिकल 38 ऑनवर्ड्स अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है इकोनॉमिक इक्वलिटी लानी है। और उसके साथ साथ ये भी लिखा हुआ है कि आपके यहाँ जो भी वर्कर है, इंडस्ट्रियल वर्कर है, उनके राइट्स मेंटेन करने, प्रॉपर सैलरी देनी, प्रॉपर वेजेस देने। अब इस चीज को अगर अचीव करना है, इस तरह की चीज को, तो उसमें ना तो सोशलिस्ट मॉडल काम करेगा और ना ही लेसेज फेयर मॉडल काम करेगा। तो ऐसे में इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर आपको करना है, तो उसके लिए इंडिया ने एक नया कॉन्सेप्ट सामने रखा है, जिसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। अब मिक्स इकोनॉमी का मतलब क्या है? मिक्स इकोनॉमी का मतलब ये है कि आप इंडस्ट्रीज को कंट्रोल करेंगे, लेकिन टोटली नहीं। उसमें होगा क्या कि आप सेंट्रल लेवल पे, अच्छा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए आपने ये तय कर लिया था कि हम जितने भी जो राज्य है, स्टेट है, प्रोविजंस है, इनको थोड़ा सा इससे दूर रखेंगे। सेंट्रल लेवल से, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वहां से चीजें तय होगी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन या उसकी प्लानिंग कैसी करनी है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन था, क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि इंडिया का इंटीग्रेशन अभी हो रहा था। हमारे बहुत सारी जो टेरिटरीज है, जो अब भी इंडिया में मिलना है नहीं मिलना है, उस पर क्वेश्चन मार्क था 1950 के आसपास। बहुत सारे प्रिंसली स्टेट भी सोच रहे थे कि मिलना है कि नहीं मिलना है, इस पर भी क्वेश्चन मार्क था। तो ऐसे में हम सेंट्रल गवर्नमेंट ये रिस्क नहीं लेना चाह रहे कि हम स्टेट को इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे करना है, और साथ में इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे करना है, इसके लिए एम आई ऑडिबल, अमन जी? Yes, yes, sir. Yes, sir, you are. You're audible. यस यस, ओके। और साथ में इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे करना है, इसके लिए एक प्लानिंग कमीशन तो आपने एस्टेब्लिश कर दिया। इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे करना है, इसके लिए एक पॉलिसी स्टेटमेंट बनाया गया 1948 के आसपास, जिसको इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट या इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन बोला जाता है। और इसमें यह तय हुआ कि एक एक्ट बनाया जाएगा, और वो एक्ट बना 1951 के पास, जिसका नाम था IDRA, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951। यानी अब आपको क्या करना है, आपको प्लान्ड डेवलपमेंट करना है। इसके लिए आपने एक प्लान बना
एक एक्ट बना दिया और उस एक्ट में ये लिख दिया गया कि अगर आप इंडस्ट्रियलाइजेशन करना चाहते हो तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए आपको जो भी इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश होगी, प्राइवेट इंडस्ट्रीज, आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा गवर्नमेंट। दो चीजें हैं वो मिलके इंडिया में डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन करेगी। पहला आपका प्लानिंग कमीशन और दूसरा आईडीआरए एक्ट। और आईडीआरए एक्ट ने, जैसा मैंने आपको बताया, एक लाइसेंस का कॉन्सेप्ट कॉटन इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश करना चाहता हूं। तो अगर आपको कॉटन इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश करनी है तो पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले प्लानिंग कमीशन से जाके पूछना होगा कि भाई आपका गोल क्या है, आपका गोल क्या है। और अगर प्लानिंग कमीशन ने बोला कि हाँ भाई हमको अगले 5 साल तक इंडिया को कॉटन के फील्ड में सेल्फ सफिशिएंट करना है और उसके थ्रू हमें इकोनॉमी जनरेट करनी है, पैसा जनरेट करना है, तो आप वहां अप्लाई कीजिए। और आप वहां जाएंगे तो कुछ कंडीशंस है, कुछ कंडीशंस को फुलफिल करेंगे तो आपको लाइसेंस मिल जाएगा। यानी आप देखिए प्लांट डेवलपमेंट हो रहा है। प्लांट इसलिए क्योंकि प्लानिंग कमीशन हर 5 साल का एक प्रोजेक्ट रख, पहला ऐसे ऐसे करके 12-13 अगले 60-70 साल तक लगभग कुछ 12-13 प्लानिंग कमीशन आइडिया ये आसन हो रहा है, प्लानिंग के थ्रू हो रहा है। बट आप ध्यान दीजिए ये इंडस्ट्रियलाइजेशन रेगुलेटेड हो रहा है। ये मिक्स इकोनॉमी, और मिक्स इकोनॉमी में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां पे आपको अपॉर्चुनिटी भी दी जा रही है, इंडस्ट्रीज को अपॉर्चुनिटीज भी दी जा रही है। इंडस्ट्रीज को बोला जा रहा है कि हम आप पर कंप्लीट कंट्रोल नहीं है, लेकिन इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश या रन करने के लिए इंडस्ट्रीज को सरकार से लाइसेंस भी लेना पड़ रहा है। भी है, बट बता रहा था कि हमारी जो इकोनॉमी है वो क्यों ग्रो नहीं कर रही है, उसका एक बड़ा रीजन है कि एग्रीकल्चर जो सेक्टर है या एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज है वो फ्लरिश नहीं हो रही है। सबसे बड़ा दिक्कत ये हो रही थी कि हमारे कंट्री में उस समय तक फूड शॉर्टेज इतना ज्यादा था कि हमारे यहाँ का जो एक बड़ा जो फॉरेन रिजर्व है, या जिसको हम लोग बोले कि जो बड़ा पैसा हमारे पास जो जमा था वो इसी में चला जाता था। हम बाहर से अनाज मंगवाने में ही हमारा सारा पैसा खर्च हो जाता था। तो आपकी इकोनॉमी कैसे बूम करेगी या ग्रो करेगी? तो प्लानिंग कमीशन, फर्स्ट प्लानिंग कमीशन ने ये बोला कि इस अगले 5 साल तक हमारा ऑब्जेक्ट है कि हम एग्रीकल्चर इंडस्ट्री या एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उसको फ्लरिश करना चाहते हैं। तो इसका मतलब है कि कोई प्राइवेट एंटिटी अगर इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करने के लिए, कि अगर कोई प्राइवेट इंडस्ट्रीज अगर आपको एग्रीकल्चर चाहती है तो उसको ध्यान देना होगा कि उसे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के जो एरियाज है जैसे पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स, इसमें काम अगर वो कर रही है तो आए तो ज्यादा बेटर है। और इसके साथ साथ वो अगर वहां आए, और वहां आने पर ऐसा नहीं
बस काम शुरू हो गया। नो, आपको सरकार की तरफ से कुछ इन्वेस्टमेंट दिए जाएंगे, कुछ चीजें आपको दी जाएंगी, कुछ जमीन जमीन दे दी गई आपको, पानी दे दिया गया, ऐसे बहुत सारे कुछ जो बेसिक रिसोर्सेज वो दिए जाएंगे। अब सरकार को ये पता है कि ये हमारे जो रिसोर्सेज है इनका यूटिलाइजेशन सही तरीके से हो, ये वेस्ट ना हो। इसके लिए हम इन रिसोर्सेज को इन रिसोर्सेज को केवल उन लोगों को ही दे जो सच में इन रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज करे और उस इंडस्ट्री के थ्रू एक अच्छा प्रोडक्शन पैदा कर सके। इसलिए जरूरी हो जाता है कि आप कुछ खास लोगों को ही इस इंडस्ट्री, जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में आने के लिए प्रमोट करें, और इसके लिए आपको कहीं ना कहीं एक रेस्ट्रिक्शंस रखना पड़ेगा, और वो रेस्ट्रिक्शंस लाइसेंस राज की फॉर्म में और तो ये जो सारी जो रियायतें हैं आपको लाइसेंस के साथ मिलेगी, यानी आपको कुछ छूट मिल गई है। अब आप बढ़िया इंडस्ट्री एस्टेब्लिश कीजिए और काम स्टार्ट कीजिए, और अपना कॉन्ट्रैक्ट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कुछ कमिटीज बनाई गई है, डेवलपमेंट काउंसिल जाता है, उसमें कुछ ब्यूरोक्रेट्स करते थे कि किनको लाइसेंस देना है, किसको लाइसेंस नहीं देना, तो इसलिए उनको वो लाइसेंस मिलना स्टार्ट होने लगा। तो प्रॉब्लम ये है कि इंडस्ट्री के पास उतना पोटेंशियल नहीं है, लेकिन आपको लाइसेंस मिल गया, तो अगर आप काम करोगे तो आपका प्रोडक्शन उतना नहीं होगा, क्योंकि आपके पास पोटेंशियल नहीं है। तो कंट्री का जो एक्सपेक्टेड डेवलपमेंट है वो नहीं हो पा रहा, और उसके साथ साथ जो रिसोर्सेज है लिमिटेड है हमारे पास, पानी, बिजली, जमीनें, वो वेस्ट और हो रही है। और ये आप देखिए, मैं अगर आपको कहूं कि इवन लाइसेंस मिलने में भी बहुत टाइम लग जाता था। कहीं कहीं तो हमारे सामने ये आता है कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज को कुछ सेक्टर्स में अगर अपनी इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश करनी है, तो उनको लगभग उस काम को स्टार्ट करने के लिए एक इंडस्ट्रीज को लगभग 80 टाइप्स के लाइसेंस लेना हो जाता था, कि उसमें रेड टेपिज्म के चांसेस ज्यादा है, लाल फीताशाही के, करप्शन के। तो उसके कारण जो पोटेंशियल इंडस्ट्रीज है वो आ नहीं पा रही थी, या अगर आ भी पा रही थी तो इतना डिले हो रहा था कि वो वहां पे एस्टेब्लिश करे और अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करे। इसमें बहुत डिले होने के कारण आपके रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे थे, और डेवलपमेंट में जो एक्सपेक्टेशन थी उतना नहीं हो पा रहा था। इसकी मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब ये ऐसा कैसे रिफ्लेक्ट हो, कैसे पता चला कि हाँ ये प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। आप देखिए, हम लंबे समय से इस चीज को फॉलो कर रहे थे, लाइसेंस राज मिक्स इकोनॉमी 1950 ऑनवर्ड्स। और 1950 फर्स्ट जो प्लानिंग कमीशन है उसने तो बोल रखा था कि सारी इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर सेक्टर्स की तरफ काम करे। तो इसका मतलब ये है कि अगर लाइसेंस राज के मॉडल के थ्रू जो इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश हुई, अगर सच में उन्होंने अच्छा काम किया है, तो एटलीस्ट 10 या 12 साल में हमारी स्थिति वैसे हो जानी चाहिए थी जिसमें हम लोग फूड एरिया में एटलीस्ट सेल्फ सस्टेन हो जाते कि भाई हमें बाहर से कुछ नहीं मंगवाना। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आप 1962 का जो वॉर हुआ था, इंडो चाइना वॉर, उस समय अगर आप देखें तो कंट्री ने बहुत बड़ा फूड शॉर्टेज, क्रॉनिक फूड शॉर्टेज फेस किया था।
बहुत बड़ा फूड शॉर्टेज फेस कर रहा था। हमें अनाज बहुत बड़ी दरों पे खरीदना पड़ रहा था। 1962 के वॉर के जस्ट बाद की बात है। यानी अगर आपका मिक्स मॉडल, मिक्स इकोनॉमी सच में इतना काम अच्छा कर रहा था, लाइसेंस राज वाला या जो प्लानिंग कमीशन के थ्रू जो गोल्स एस्टेब्लिश किए गए, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में आपके पास सब कुछ होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये थी 62 में क्लियर पता चल गया कि फूड शॉर्टेज आपके पास, इसका मतलब ये मॉडल ढंग से काम नहीं कर रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, रेट टेपिज्म ज्यादा है, लाइसेंस मिलने में टाइम लग रहा है लाइसेंस राज में, और बिना लाइसेंस के आप इंडस्ट्री एस्टेब्लिश कर नहीं सकते या उसका काम स्टार्ट नहीं कर सकते थे। ये प्रॉब्लम आ रही थी। यही रीजन था कि आपको 1965 के बाद शास्त्री जी, जब गवर्नमेंट 1966 के आसपास जब शास्त्री जी प्राइम मिनिस्टर बने, तब उन्होंने आते ही जो पहला जो प्रोजेक्ट सामने रखा कंट्री के सामने कि हमको ग्रीन रिवॉल्यूशन करना है। ग्रीन रिवॉल्यूशन किस लिए? ताकि इस कंट्री में आप जो फूड शॉर्टेज है जो वो कम की जा सके। यानी 1962 का वॉर, ग्रीन रिवॉल्यूशन। अच्छा, एक चीज आपको बताता हूँ। लगभग जब 1968 के आसपास इंदिरा जी जब गवर्नमेंट में आई थी और उसके कुछ सालों के बाद भी, तब उन्होंने एक बड़ा एक स्टेप लिया, एक लॉ इंट्रोड्यूस किया जिसके थ्रू लगभग इस कंट्री में बहुत सारे जो कुछ प्राइवेट बैंक थे उनको नेशनलाइज किया उन्होंने। बैंक नेशनलाइजेशन जिसको बोला जाता है, एक्ट के थ्रू, लॉ के थ्रू, इकोनॉमी को एडजस्ट करने के लिए। वो क्यों किया? क्योंकि लाइसेंस राज या मिक्स इकोनॉमी के थ्रू जो पैटर्न चला आ रहा था, उसके बावजूद भी आपके गोल्स ऑलरेडी फिक्स थे कि हमें एग्रीकल्चर सेक्टर को बूम पे ले जाना है। उसके बावजूद भी एग्रीकल्चर सेक्टर बूम पे नहीं जा था, और उसका एक बड़ा रीजन था कि हमारे वो बैंक फार्मर्स को लोन देने में कतरा रही थी लंबे समय से। अब एक फार्मर है, वो अगर अपने यहाँ चाहता है कि मेरे यहाँ खेती अच्छी हो, तो उसको फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ऐसे बहुत सारी चीजें, सीड्स, इनकी कि बैंक्स ये चीजें दे। लेकिन बैंक्स पिछले कई सालों से आपका मॉडल काम कर रहा है, जो ये बोल रहा है उसका गोल यही है कि आपको एग्रीकल्चर सेक्टर को बूम करना है। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे जो प्राइवेट बैंक है वो किसानों को रिस्क के कारण कि भाई पता नहीं इस किसान की फसल ठीक होगी या नहीं होगी, बाद में पता नहीं लोन हमें वापस मिलेगा नहीं मिलेगा, इस कारण लोन देने से कतरा रही थी। इसलिए इसका मतलब आपका मॉडल काम नहीं कर रहा मिक्स इकोनॉमी वाला। इसलिए इंदिरा जी को मजबूरी में एक एक्ट के थ्रू, एक लॉ के थ्रू हमारे बहुत सारे जो बैंक्स है उनको नेशनलाइज करना पड़ा। नेशनलाइज का मतलब सीधे गवर्नमेंट के कंट्रोल में। तो आपके जो मिक्स इकोनॉमी थी ना, उस मिक्स इकोनॉमी से आपको एक समय थोड़ा सा डेविएट होकर सोशलिस्ट मॉडल पे भी आना पड़ा बीच में। जब आप बैंक्स को नेशनलाइज कर रहे हो, इसका मतलब आप जो भी रिसोर्सेज है उनको पूरी तरीके से गवर्नमेंट के कंट्रोल में ले रहे हो। आपको करना पड़ा क्योंकि मिक्स इकोनॉमी मॉडल काम नहीं कर रहा था अच्छे से। क्योंकि जब बैंक नेशनलाइज होगी, सरकारी होगी, तो इसका मतलब ये कि जो सरकार कहेगी वो मानना पड़ेगा, और सरकार आपको कहेगी कि किसानों को लोन दो। इसलिए आपको बैंक नेशनलाइज करना पड़ा। यही नहीं, 1967 में एक कमेटी बिठाई गई, मिस्टर सुबिमल दत्त कमेटी। उसने भी क्लियर किया कि आपका जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो मॉडल है मिक्स इकोनॉमी के बेस पे, जिसमें लाइसेंसिंग सिस्टम के थ्रू जो आप काम कर रहे हैं, ये उतना सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। हालांकि उसने लाइसेंस राज को खत्म करने की बात नहीं की, बट उन्होंने बोला कि आपका ये मॉडल उतना काम नहीं कर पा रहा है। तो अगर आप गौर से देखें, 1962 का वॉर, 1967 बैंक नेशनलाइजेशन, कमिटीज की रिपोर्ट, ग्रीन रिवॉल्यूशन लाना, ये सब जो सारी चीजें जो आपने इंट्रोड्यूस की, वो इसलिए की क्योंकि आपके पास जो लाइसेंस रहा, जो काम कर रहा था, जो कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन करना चाहता था, रेगुलेशन के साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन करना चाहता था, वो उतना सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था। चूंकि रेस्ट्रिक्शन है, रेस्ट्रिक्शन का मतलब ये भी है कि हम बाहर की जो फॉरेन कंपनीज है उनको भी अपने यहाँ नहीं आने देंगे। रेस्ट्रिक्शंस का एक मतलब ये भी है, रेगुलेटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब ये भी है साथ में। तो अब अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम थी। जो रेगुलेटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, उसका मतलब ये है कि बहुत कम जो इंडस्ट्रीज होंगी, उनको लाइसेंस, जिनको लाइसेंस मिलेगा वही काम करेंगे इस फील्ड में। तो जो, और रेड टेपिज्म ऑलरेडी है,
तो उसके कारण इश्यू ये हो रहा था कि आपके यहाँ जितनी भी जो इंडस्ट्रीज थी उसमें कुछ खास इंडस्ट्रीज जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश टाइकून है, बिजनेस टाइकून है, वो कैसे भी करके लाइसेंस ले लेते थे और वो उस एरिया में अपने आप में एक डोमिनेंट पोजीशन पे आ गए। यानी उस एग्रीकल्चर सेक्टर या जो भी गोल है आपका, उसमें कुछ खास जो इंडस्ट्रीज है वो अपना डोमिनेंस करने लगी जस्ट बिकॉज ऑफ द रेड टेपिज्म एंड लाइसेंस राज सिस्टम, क्योंकि उनको ही मिल रहा था लाइसेंस, तो डोमिनेंट हो चुकी थी। तो उसके कारण जो इंडिजिनस और छोटी छोटी जो इंडस्ट्री जो थी ना, वो बेचारी दब रही थी, वो उस कंपटीशन में दब रही थी। तो ऐसे में हालांकि हम जो गोल अचीव करना चाहते थे वो हो तो नहीं पा रहा था, बट सरकार के ऊपर ये दबाव भी था कि एटलीस्ट हम ये जो अनफेयर जो ट्रीटमेंट हो रहा है जो छोटी छोटी कंपनियों के साथ या इंडस्ट्रीज के साथ, उसको थोड़ा ठीक करें। इसके लिए इसी लाइसेंस राज के समय कंपटीशन थोड़ा फेयर करने के लिए 1970 के आसपास एक एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया जिसको एमआरटीपी एक्ट बोला जाता है। एमआरटीपी एक्ट का जो पर्पस था वो ये था कि छोटी छोटी जो इंडस्ट्रीज है इनको कुछ रिलैक्सेशन दिया जाए ताकि इनको भी लाइसेंस मिल सके और ये भी फील्ड में आ सके। तो ये थोड़ा सा अच्छा अटेम्प्ट था, आपके जो इकोनॉमिक मॉडल है उसको फैसिलिटेट करने के लिए आपको ये लॉ इंट्रोड्यूस करना पड़ा, एमआरटीपी एक्ट 1970। अब 1970 के बाद भी देखे, चूंकि ये सिस्टम तो कंटिन्यू चल रहा है, लेकिन 70s के बाद अगर हम लोग थोड़ा सा नोटिस करें, जो इंदिरा जी की जो सरकार आई और उसके बाद 80s के बाद इंदिरा जी की डेथ के बाद राजीव जी की भी जो गवर्नमेंट आई, इन्होंने 10-15 साल में एक चीज ये महसूस की कि जब तक हम लोग कुछ फॉरेन कंपनीज को भी इंडिया में जब तक इनवाइट नहीं करेंगे, क्योंकि अब तक जो आपका लाइसेंस राज था वो अलाउ नहीं करता था, वो तो बोलता था कि हम तो इंडिया इंडिया में भी जो प्राइवेट एंटिटीज है उनको भी लिमिटेड वे में देंगे, तो बाहर वाली कंपनीज का आने आने की तो बात तो बहुत दूर की है। तो उन्होंने ये महसूस किया कि जब तक हम लोग फॉरेन इंडस्ट्रीज को या फॉरेन इंडस्ट्रियलिस्ट फॉरेन इंडस्ट्रियलिस्ट है और या जो बिजनेस ग्रुप्स है, इनको जब तक यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए या यहाँ जब तक हम लोग इनवाइट नहीं करेंगे या आने नहीं देंगे, तब तक जो एक्सपेक्टेड जो इकोनॉमिक ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो शायद हमें नहीं मिलेगा। ये चीज उन्होंने महसूस कर ली थी। और इस चीज को ध्यान में रखते हुए अगर आप देखें, लगभग जो 1973 के आसपास, 1977 और 1980s के आसपास जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन जो लाए गए या इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट जो लाए गए उसमें ये बात कही गई कि अब हम थोड़ा थोड़ा कुछ जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसको हम लोग इनवाइट करेंगे। यही रीजन है कि अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि 1980s के बाद इंडिया में जो पहला जो बड़ा वेंचर जो एक आया, जो मारुति का मारुति 800, ये हमारा एक इकोनॉमिक थोड़ा सा जो इकोनॉमिक जो ग्रोथ हुआ है उसका जो क्रेडिट अगर हम लोग दें 1980s के आसपास, वो ये है कि इन पॉलिसीज के थ्रू जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन आपका 1977 का जो था और 73 जिसने अलाउ किया कि कुछ इन्वेस्टमेंट, तो जापान के साथ मिलके हम लोगों ने मारुति 800 जो है वो एक एक प्रोडक्ट है वो लॉन्च किया गया, वो इंडस्ट्रीज लॉन्च की गई, मानेसर हरियाणा के पास जो एस्टेब्लिश हुआ उसको लॉन्च किया गया। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, और वो बड़े अच्छे, और आप देखिए मारुति 800 उस समय एक बड़ी सस्ती दरों पे लाया गया। सस्ती दर के पीछे आने का कारण ये था कि आपने कुछ बाहर की कंपनियों को इनवाइट किया, उनको यहाँ रॉ मटेरियल मिल गया, तो उन्होंने और उनको ये पता था कि बड़ी बड़ी पॉपुलेशन है, अगर इसको सस्ती दर पे कोई चीज दी जाए तो हमें भी प्रॉफिट होगा, और ऐसा हुआ भी। भारत की पहली सस्ती कार जिसको एक आम आदमी भी खरीद सकता था उस समय। और इकोनॉमिक्स की थियरी ये बोलती है कि अगर किसी चीज को खरीदने की जो पोटेंशियल है अगर उस आम आदमी के पास है, इसका मतलब है कि वो सर्विस बूम पे जाएगी। तो मारुति इतनी बिकी कि उस समय एक अच्छा खासा रेवेन्यू गवर्नमेंट को भी मिला और जो बाहर की जो कंपनी है उसको भी मिला, ऑब्वियस इंडियन कंपनी को तो मिला ही। ये इन दोनों चीजों के कारण, इन इन पॉलिसी रिजोल्यूशन को का। लेकिन इशू ये था कि अभी भी
बहुत पूरी तरीके से जो बाहर से जो इन्वेस्टमेंट जो आना है या बाहर से जो इंडस्ट्रीज अगर आके आपके यहाँ काम करना चाहती है, उस पे पूरी तरीके से उसको लिबरलाइज नहीं किया गया था। अभी तक स्थिति ये थी 19 लगभग 80-85 तक। बट और ये जो पूरा पीरियड मैं जो लगभग बोल रहा हूँ आपको 1950 से 1990 जो लाइसेंस राज है जिसको मिक्स पीरियड बोला जाता है, उसमें जितनी एक्सपेक्टेशन हम लोगों को थी जीडीपी ग्रो जीडीपी जो ग्रॉस जो भी आपका डेवलपमेंट जो था करना था हमको, वो उतना मिल नहीं पा रहा था, क्योंकि उसके रीजन मैंने आपको बताए। और उसमें जहां जहां लीगल लैकूना थे उसको ठीक करने के लिए एमआरटीपी एक्ट भी इंट्रोड्यूस किया, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशंस वो अपने आप में लॉ ही है, उसको भी चेंजेस किया जा रहा है। लेकिन इनबिल्ट करप्शन, रेड टेपिज्म, ये कुछ ऐसी चीजें थी जिसके कारण आप एक्सपेक्टेड ग्रोथ को अचीव नहीं कर पा रहे थे। अब आप देखिए 1990s के आसपास आते आते, उस समय हमारे यहाँ पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार थी कांग्रेस की, और फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी थे, जो बाद में हमारे भारत के प्रधानमंत्री भी बने 2 बार यूपीए गवर्नमेंट के समय। उसमें एक बहुत बड़ी घटना हुई 1991 के आसपास, एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक सेटबैक कंट्री को फेस करना पड़ा। इसको बोला जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, है ना। बहुत सारे जो पेमेंट जो हमें करने थे कुछ कंट्रीज को, है ना। अब आप देखिए आपका जीडीपी उतना एक्सपेक्टेड हो नहीं पा रहा था, और बहुत मामलों में हमें बाहर से लोन ले लेके अपने यहाँ चीजें ठीक करनी पड़ रही थी। तो वो जो इकट्ठा हुआ वो जो सारा जो लोन है वो 1991 के आसपास इतना एक्यूमुलेटेड हो गया कि वो क्राइसिस के फॉर्म में सरकार के सामने आ गया, जिसको बोला जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। और इस पेमेंट को इस क्राइसिस को ओवरकम करने के लिए उस समय आप देखिए लगभग हमें हमें और लोन लेना पड़ा ताकि हम ये चीज ठीक कर सके। तो लगभग $240 बिलियन का लोन लेना पड़ा, और इस लोन के लिए हमको जो गारंटी की फॉर्म में, या जैसे कहें हमें लगभग 20 टन गोल्ड, जो हमारे पास रिजर्व फॉर्म में होता है, कोई भी जो सरकार होती है वो अपने पास सोना रखती है, वो सोना सबसे बड़ी पूंजी होती है, एसेट होती है, हमें लगभग 20 टन गोल्ड बेचना पड़ा। हालांकि लगभग 1-1.5 साल के अंदर ही हमने वो सारा गोल्ड वापस खरीद लिया। ये सिचुएशन आई कंट्री के सामने। तो इस सिचुएशन को उस समय के हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ने सोचा समझा कि भाई कि आज तो हमने लोन चुका दिया, लेकिन अगर हम इसी तरीके से बाहर से चीजें फॉरेन लोन पे डिपेंडेंट रहे बहुत सारी चीजों के लिए, तो ये सिचुएशन तो फिर आ सकती है। तो ऐसे में बहुत हमारे इकोनॉमिक मॉडल जो अब तक चला आ रहा था, जिसको मिक्स इकोनॉमी बोल रहे हैं या फिर लाइसेंस राज, उसमें बहुत बड़े स्ट्रक्चरल चेंजेस किए गए, बहुत बड़े चेंजेस। और इन चेंजेस को कंबाइंड फॉर्म में बोला जाता है एलपीजी मॉडल, या इकोनॉमी का जो नया मॉडल है दैट इज एलपीजी, जो 1991 ऑनवर्ड से स्टार्ट होता है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अभी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि अब तक जो ट्रेड बैरियर जो आपने तय कर रखे थे, खड़े कर रखे थे कि बाहर वाली कंपनियां नहीं आएगी, वो आपने खत्म कर दिया। आपने टैरिफ, जो टैक्सेस लगाए जाते हैं, वो खत्म कर दिए या कम कर दिए। आपने प्राइवेट सेक्टर, जिसको लाइसेंस के नाम पे बहुत रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा था, उसको आपने प्रमोट करना शुरू कर दिया। और आपने अपना मार्केट ग्लोबल लेवल पे या इंडिया को ग्लोबल लेवल पे ओपन कर दिया। इसको बोला जाता है लिबरलाइजेशन, पॉलिसीज को लिबरलाइज करना। प्राइवेटाइजेशन मींस प्राइवेट कंपनीज को प्रमोट करना। ग्लोबलाइजेशन मींस अपने आप को एज ए ग्लोबल सिटी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, मैनिफेस्ट करना। तो ये मॉडल का मतलब सीधा ये है कि फॉरेन से डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट इनवाइट किया जा रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई। यानी अब बाहर की कंपनीज जो है या हिंदुस्तान की भी कंपनी जो इन्वेस्ट करना चाहती है, उनको अब लाइसेंस के झमेले में फंसने की कोई जरूरत नहीं। आप सर एक सिंगल विंडो सिस्टम होगा, वहां जाइए, बात कीजिए, आपको अगर सब कुछ ठीक है तो आपको अप्रूवल मिल जाएगा। बाहर की जो कंपनी जो पहले आती थी, पहले उसको 10 चीजों के बारे में पूछना पड़ता था, वो आपने खत्म कर दिया। और ये सारी चीजें आप इसलिए कर रहे हो कि भाई हमारे यहाँ जो रॉ मटेरियल है या जो रिसोर्सेज है, उनका यूटिलाइजेशन अब तक ढंग से नहीं हो पा रहा है। अब आप लोग अपने पोटेंशियल से, अपनी टेक्नोलॉजी से इनका इतने अच्छे से यूटिलाइजेशन कीजिए जिससे हमें जो एक्सपेक्टेड जो ग्रोथ है वो मिले।
यानी बाहर की कंपनी आएगी, उसके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है, आप रिसोर्सेज दे दीजिए, वो उन रिसोर्सेज को उन टेक्नोलॉजी की मदद से एक अच्छे ऐसा मैन्युफैक्चरिंग करेगी कि एक अच्छा प्रोडक्ट आपके पास आएगा। अब कंपनी यहां आ रही है तो ऑब्वियसली कि आपके यहाँ के लोगों को जॉब भी मिलेगी, जॉब मिलेगी मतलब पैसा आ रहा है, यानी वो भी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन होगा। और जो प्रोडक्ट बन के आ रहा है उस प्रोडक्ट को ऑब्वियस है कि कंपनी अपने हिसाब से बेचेगी, लेकिन चूंकि आप कंपनी को रिसोर्सेज और जगह दे रहे हो, तो वो जो एमएनसीज है, मल्टीनेशनल कंपनी या बाहर की कंपनी है चाहे इंडियन कंपनी है, वो उस प्रोडक्शन पे जो आउटपुट उसको मिल रहा है उसका एक बड़ा हिस्सा सरकार को देगी। तो इससे सरकार का जो जीडीपी है या जो ग्रॉस हमारे पास जो मनी है वो उसमें इजाफा होगा। मार्केट को ओपन करने से ये सारी चीजें होगी, इसलिए आपने ये मॉडल इंट्रोड्यूस किया और उसका पॉजिटिव इंपैक्ट भी हमको देखने को मिला। आप देखिए 1991 में ये चीजें स्टार्ट की गई और लगभग इसी दशक में 95 96 तक आते आते पहली बार इंडिया की जो जीडीपी है वो 6% से ज्यादा एक्सीड हो गई। बहुत बड़ी बात है। जिस कंट्री ने जिस कंट्री की जीडीपी लगभग लगभग 80 85 तक 3.5 4 के आसपास रहती थी, वो 1990 के बाद इस मॉडल के कारण अपनी एक्सपेक्ट कर रहा है, जीडीपी देख रहा है 6% एक्सीड हो गया। और इसके साथ साथ मैंने आपको बताया जॉब्स और बढ़ रही है क्योंकि कंपनीज आ रही है, बड़ी बड़ी अर्बन सिटीज में एमएनसीज एस्टेब्लिश हो रही है, इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश हो रही है, तो वहां पर जॉब चाहिए आपको लोगों को, तो वहां पे लोग आ रहे हैं, उनको जॉब मिल रही है, उनको वर्कफोर्स चाहिए, वर्कफोर्स तो यहीं से मिलेगा। जॉब मिलने का मतलब भी ये है कि आपके यहाँ इकोनॉमी ग्रो करेगी, लोगों के पास पैसे आने का मतलब भी है कि उस पैसे, जब लोगों के पास पैसा आता तब वो खर्च करेंगे। अगर आपके यहाँ पैसा खर्च किया जा रहा है, इसका मतलब उस कंट्री में जो मनी है, जो करेंसी है वो मूव कर रही है। करेंसी मूव अगर लगातार कर रही है तो इसका मतलब आपकी इकोनॉमी स्टेबल भी होगी और बूम भी करेगी, जो हो रहा था। अच्छा, लेकिन इसके साथ साथ कुछ नेगेटिव इंपैक्ट भी है। इस मॉडल की नेगेटिव इंपैक्ट ये है कि हमारे यहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट थोड़ा सा जो R&D जो होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिसर्च, रिसर्च में काम थोड़ा कम होने लग गया। रिसर्च में काम होने का मतलब मैं आपको बताता हूँ। बड़ी बड़ी कंपनीज है वो बाहर से आ रही है, उनके पास टेक्नोलॉजी है, तो भाई जैसे वो यहाँ के मैन्युफैक्चरिंग करना चाहती है, तो उन्होंने इंडिया की मान लीजिए लोकल कंपनीज है उनके साथ कोलैबोरेशन किया और उनको बोला कि अपन दोनों मिलकर काम करते हैं। तो लोकल कंपनी ने बोला कि सर हमारे पास वो टेक्नोलॉजी तो है नहीं, तो हम आपके साथ काम तो करना चाहते हैं लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं है, मशीनरी नहीं है वो जिसके थ्रू इस रॉ मटेरियल को इस प्रोडक्ट में चेंज किया जा सके। तो ऐसे में उस कंपनी ने बोला कि आप घबराने की कोई जरूरत नहीं, हमारे पास सफिशिएंट प्रोसेसेस और सफिशिएंट डिवाइसेस और ऑलरेडी बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी हमारे पास है, आप तो बस इसमें डालो चीजें और काम करो। इसका मतलब है कि आप टेक्नोलॉजी बाहर से खरीदना या फिर हायर शुरू कर रहे हो, इवन इवन हम लोग भी, हमारी इंडिजिनस कंपनी भी। तो इसका मतलब ये कि आप डिपेंडेंट हो चुके हो, तो आपने अपने यहाँ जो इंडिजिनस जो रिसर्च जो था उसको कम कर दिया। इंडिजिनस टेक्नोलॉजी खत्म, मतलब न के बराबर थी, क्योंकि आपको बाहर से सब कुछ मिल रहा है। तो ये नेगेटिव इंपैक्ट है जिसका नुकसान बाद में हुआ भी इंडिया। इसीलिए अगर आप देखें रिसेंटली गवर्नमेंट बार बार इस पे जोर दे रही है, मेक इन इंडिया है ना, इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज, वो इसलिए दे रही क्योंकि बहुत पैसा हमें उस पर भी खर्च करना पड़ा बाद में, क्योंकि हम डिपेंडेंट हो चुके थे, रिसर्च हमने कम कर दिया था। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज कि चूंकि बहुत सारी एमएनसीज यहाँ के एस्टेब्लिश हो रही है और अर्बन सिटीज में या अर्बन एरिया में ज्यादा एस्टेब्लिश हुई है ऐसी एमएनसीज या फिर बाहर की कंपनी, तो उसके कारण हो ये रहा था कि जो अर्बनाइजेशन बढ़ रहा था, गांव से भी लोगों को लग रहा था कि यार वहां जॉब मिल रही है, कंपनी आई है, पैसा दे रही है, 8 घंटे काम करो, 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए दिन में मिल रहे हैं। तो लोग गांव से धीरे धीरे माइग्रेट होके अर्बन सिटीज में आने लगे। तो इसके कारण क्या हुआ कि जब आप गांव से शहरों की तरफ आ रहे हो तो गांव का सबसे उस समय तक एक बड़ा जो रिसोर्स हमारा था रेवेन्यू का, एक एग्रीकल्चर भी था। तो वो एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस आ गया। एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस मींस अब लोगों ने खेती करना छोड़ दिया क्योंकि वो शहरों की तरफ आ गए। तो जो सरकारें पहले
जो आपको सब्सिडीज देती थी लाइट पे, फर्टिलाइजर पे, सीड पे, तो सरकार भी सोचने लगी जब खेती कम हो रही है तो उस पे हम लोग सब्सिडी क्यों दें। तो एग्रीकल्चर सेक्टर पूरा डिस्ट्रेस में आ गया, क्योंकि जो बचे हुए जो लोग थे उनको सब्सिडी तो मिल नहीं रही थी। तो एग्रीकल्चर को एलपीजी मॉडल के कारण एक बड़ा सेटबैक भी मिला, कम हो गई थी। और जो लोग शहर में आ रहे थे और इन बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में काम कर रहे थे, उस समय तक स्थिति ये थी कि हमारे जो इतनी भीड़ बढ़ गई, अर्बनाइजेशन इतना हो गया कि उन कंपनीज में, मतलब कंपनीज को एक लेवल तक जितने लोगों की जरूरत थी उससे ज्यादा लोग आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं कंपनीज अपनी मनमानी करना शुरू कर रही। वो बोले कि अच्छा भाई, अगर हम आपको लेंगे लेकिन पैसा हम आपको 100 रुपए देंगे दिन का, जबकि नॉर्मली आपको 300 रुपए पे करना चाहिए। अब आपके सामने लोग ही इतने सारे और लोगों को जो काम चाहिए, तो आप 100 100 रुपए में जो लेबर राइट्स है ना, वो जो है उन पे इम्पैक्ट होने लगा। इंडस्ट्रियल वर्कर्स के जो राइट्स है उन पे नेगेटिव इम्पैक्ट होने लगा। मैंने आपको पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों बताया ताकि हम लोग इस मॉडल को क्रिटिकली एनालिसिस कर सके। अब इन सारे इश्यूज को रिजॉल्व, स्पेशली जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, या फिर जो चीजें अगर आपको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, ये सारी जो चीजें करनी है, उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपके पास लीगली भी आपको सारी चीजें एडजस्ट करनी होगी। तो लीगली अगर इन सारी चीजों को एडजस्ट करना है तो उसके लिए बतौर सरकार ने काम भी किया था। तो जैसे उसमें पहले जो इंपॉर्टेंट जो चेंजेस हुआ उस समय, हमारा जो एग्जिस्टिंग लॉ था जिसको हम लोग बोलते हैं फेरा, FERA, फेरा एक्ट 1973। फेरा मीन्स फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, यानी बाहर से जो मनी आ रही है या जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसको रेगुलाइज करने का काम आरबीआई करती है विद द हेल्प ऑफ द फेरा एक्ट। कि भाई बाहर से कोई मनी आ रही है, उसका यहाँ क्या यूज हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उस पर बहुत रेस्ट्रिक्शंस हुआ करती थी पहले। बड़ा मुश्किल होता था कि फॉरेन मनी को यहाँ इन्वेस्ट किया जाए, क्योंकि स्मगलिंग के वगैरह के बड़े खतरे बने रहते थे उस समय तक। तो ऐसे में लेकिन आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इस एलपीजी मॉडल में, तो आपको रिलैक्सेशन देना पड़ेगा। इसलिए 1990s के आसपास आते आते हमारी जो सरकारें हैं उन्होंने फेरा एक्ट में बहुत सारे चेंजेस किए, जिससे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इजीली कंट्री में आ सके। तो एक इकोनॉमी के लिए लीगल चेंजेस क्या करने हैं वो हमने करना शुरू कर दिया, पहली चीज ये इस मॉडल के लिए। दूसरी चीज ये है कि लैंड एक्विजिशन जो है वो भी आपको करना है, क्योंकि अगर आपको एमएनसीज या इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करनी है तो आपको लोगों से जमीनें लेनी पड़ेगी। और इसलिए एलपीजी के समय एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया गया था जिसको बोला जाता है SEZ, सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन मतलब वो एरिया जहां पर ये इंडस्ट्रीज, एमएनसीज एस्टेब्लिश की जाएगी, कुछ विशेष इंफ्रास्ट्रक्चर वहां डेवलप किया जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको जमीन चाहिए। तो ये जो जमीन है आपको लोगों से खरीदनी पड़ेगी क्योंकि लोगों के पास है। तो अब होता ये था कि अगर आपको एक्विजिशन करना है तो एक्विजिशन के लिए आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा। अब सरकारें जो है वो कंपनसेशन किस तरीके से दे, क्योंकि इससे पहले जितना भी जो एक्विजिशन हो रहा था वो इन विद इन कंट्री यहाँ के डेवलपमेंट के लिए हो रहा था, यहाँ से जमीनें वहां, वहां से यहाँ, यहाँ हो रहा था। अब आपको बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज को एस्टेब्लिश करना है तो जमीनें बड़े लेवल पे देनी पड़ेगी, तो उसके कंपनसेशन के क्राइटेरिया अलग करने पड़ेंगे। पहले अलग थे, अब अलग है। तो उसमें ये भी होता था कि जो लोग हैं जिनकी जमीनें जारी है उनको भी उसमें काम मिलेगा, उस कंपनी में कंपनसेशन तो आपको दिया ही जाएगा मार्केट वैल्यू पे। ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी। इसलिए आपने जो लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड जितने भी लॉज थे उसमें मेजर चेंजेस किए। तीसरी चीज है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो लॉज है उसमें आपने चेंजेस किए 1990s के बाद। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का क्या सीन है इसके बारे में आपको बताता हूं। देखिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रेजिम है उसमें दो तीन चीजें आती है। उसमें कॉपीराइट एक्ट आता है, उसमें पेटेंट एक्ट आता है, ट्रेडमार्क एक्ट आता है। अब मैं अगर पेटेंट की बात करूं तो पेटेंट का मतलब ये है कि अगर कोई इंडस्ट्री, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, पर्सन कोई टेक्नोलॉजी डेवलप करता है जो उसने खुद ने डेवलप की और वो ये चाहता है कि मेरी इस टेक्नोलॉजी का मिसयूज ना हो, कोई दूसरा इसका मिसयूज ना करे, इसके लिए वो उस टेक्नोलॉजी को पेटेंट करवा देता है। यानी अब इस पे सिर्फ मेरा अधिकार है, अगर कोई दूसरा करना चाहता है तो या तो उसको ढंग से करे और अगर वो कर रहा है तो वो मुझे पे करे। इसको हम पेटेंट एक्ट बोलते हैं।
क्योंकि ये मेरी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उस कंपनी के, उसने खुद से पैदा की। अब सीन ये था कि जो बाहर से जो इंडस्ट्रीज आ रही थी या जो टेक्नोलॉजी हम लोग इनवाइट कर रहे थे यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए, उसमें बहुत सारे जो प्रोसेसेस जो थे, प्रोसेसेस को भी पेटेंट किया जा सकता है, जो प्रोसेसेस जो है, प्रक्रिया है या जो टेक्नोलॉजीज है, उनको वो ऑलरेडी पेटेंट थी उन कंपनीज की, उनके पेटेंट लॉज के अकॉर्डिंग, उस देश के पेटेंट लॉज के अकॉर्डिंग। अब वो जैसे हिंदुस्तान में आती थी, हमारे यहाँ एक्सपेक्टेशन ये था सरकार का कि आप ये टेक्नोलॉजी जो है हमें ट्रांसफर, हमें दे दो, ये जो प्रोसेस है ना ये आप हमें बताओ, ये टेक्नोलॉजी हमें बताओ, ताकि हम लोग आपकी मदद से ये सारा काम कर सकें। तब उनका ये कहना था कि भाई ठीक है, हम आपको ये प्रोसेस बता दें या ये टेक्नोलॉजी हम आपको दे दें थोड़े समय के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, तो इसका क्या भरोसा कि हो सकता है कि कल को आप लोग इस प्रोसेस को या इस टेक्नोलॉजी को ये कहने लगोगी हमारी है, तो हमें तो कहीं ना कहीं नुकसान है, तो हम क्यों इन्वेस्ट करें इस चीज को आपके यहाँ। तो ये बड़ा चैलेंज था हमारे सामने। तो ऐसे में उन पेटेंट्स को या उन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए हमने हमारे लॉज में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज में चेंजेस किए, और हमने बोला कि अगर प्रॉपर्टी है जो ऑलरेडी पेटेंटेबल है, जो पेटेंट हो चुकी है, सही तरीके से हो चुकी है, उसको इंडिया में भी उतना ही प्रोटेक्शन मिलेगा जितना उनको उनकी अपनी कंट्री में मिल रहा है। ये करना पड़ा हमें, क्योंकि अगर आप ये नहीं करोगे, ये लीगल चेंज नहीं करोगे, तो वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे या फिर अपनी जो भी जो प्रोसेस है वो हमें शेयर नहीं करेंगे या टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करेंगे, और बिना टेक्नोलॉजी शेयर किए आप इंडस्ट्रीज का ग्रो या प्रोडक्शन नहीं कर सकते और इकोनॉमिक मॉडल आपका वही रह जाएगा। ये करना पड़ा, ये लीगल चेंज आपको मेजर करना पड़ा। इसके साथ साथ आपको लेबर लॉज में चेंजेस करने पड़े, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि बड़े कई सारी एमएनसीज एक्सप्लॉयटेशन भी कर रही थी। तो बहुत जरूरी था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो सबसे बड़ा बेस है वो है ह्यूमन बीइंग। जो ह्यूमन बीइंग है, जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, अगर आप उसको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हो, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्लियरली बोलता है कि आपको इक्वल वेजेस, इंडस्ट्रियल जो इंडस्ट्रीज में जो प्रोटेक्शंस मिलनी चाहिए वो सारी मिलनी चाहिए। इस चीज को ध्यान में रखते हुए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, वर्कमैन एक्ट है, जिनको हम कंबाइंडली लेबर लॉज बोलते हैं, उसमें भी चेंजेस किए गए और उसमें ये तय किया गया कि इतना तो आपको पैसा देना ही पड़ेगा मजदूरों को। मजदूरों के बिना मॉडल काम नहीं करेगा, इकोनॉमिक मॉडल। इसके साथ साथ दूसरी चीज, ये लगभग 1996 के आसपास स्टार्ट हो रहा है और 2004-5 तक चल रहा है ये सारा। इसके साथ साथ एक और लीगल एडजस्टमेंट किया गया इस मॉडल को फ्लरिश करवाने के लिए। वो किया गया कि भाई आपके यहाँ जो अगर आप लोगों ने नोटिस किया, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि बहुत सारे जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो डिस्ट्रेस हो चुका था और उसमें बहुत सारे लोग अर्बन सिटीज की तरफ आ चुके थे। ऐसे में प्लीज बिंदु मैम, प्लीज जस्ट टर्न ऑफ योर ऑडियो प्लीज, थैंक यू। तो आपके यहाँ जो बहुत बड़ा जो सेक्टर जो था, जो बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो शहरों की तरफ आ गई थी, एग्रीकल्चर सेटअप डिस्ट्रेस हो चुका था, तो गांव की जो इकोनॉमी थी वो खत्म हो रही थी। तो आपको उनको इकोनॉमिकली एडजस्ट करना था, उनको प्रोटेक्शन, उनको एक सिक्योरिटी देनी थी। गांव के लोगों को रोजगार देना पड़ेगा, जॉब्स देनी पड़ेगी ताकि वो लोग जिंदा रह सके। इसलिए आपने क्या किया, मनरेगा एक्ट, इसको हम लोग महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जिसको बोलते हैं, वो इंट्रोड्यूस किया आपने, जिसके थ्रू गांव में ये तय किया गया कि जो डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स है, गांव में नदी बनना, छोटे डैम बनना, तालाब बनना, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, उसमें गांव के लोगों को काम दिया जाएगा और दिन का कुछ 300-500 जैसा भी है वो एक न्यूनतम मिनिमम जो है वो पैसा दिया जाएगा, वेजेस दी जाएगी, डेली वेजेस, ताकि उनको भी एडजस्ट किया जा सके। इसके साथ साथ एक बड़ी चीज और, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि कुछ समय पहले भारत सरकार ने इंडिया में ही जो थोड़ा बहुत जो कंपनीज के बीच में अनहेल्दी जो कंपटीशन हो रहा था इंडस्ट्रीज के बीच में, उसको कंट्रोल करने के लिए एमआरटीपी एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन एमआरटीपी एक्ट
मैं एक बड़ा मिसिंग चीज ये थी कि वो मॉडल 1980 तक के लिए ठीक था। 1990s के बाद जब बाहर की कंपनी बड़ी बड़ी जा रही है और वो हमारे यहाँ की छोटी इंडस्ट्रीज के साथ कई मामलों में कई बार थोड़ा सा एक अनहेल्दी कंपटीशन भी हो रहा था, वो डोमिनेट कर रही थी, तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाए वो भी करना जरूरी है। आप कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दैट शुड बी हैपन ऑन द कॉस्ट ऑफ डिमोलिशन ऑफ इंडिजिनस इंडस्ट्रीज। इंडिजिनस इंडस्ट्रीज को खत्म करके हमको सिर्फ एफडीआई लाना, ऐसा भी नहीं करना है। तो ये जरूरी था कि जो इंडिजिनस जो इंडस्ट्रीज है उनको भी प्रोटेक्शन मिले, इसलिए आपने एमआरटीपी एक्ट की जगह अब एक नया एक्ट इंट्रोड्यूस किया, इसको कंपटीशन एक्ट बोला जाता है 2000 में। ये भी एक लॉ इंट्रोड्यूस किया। तो आप देखिए ये बहुत सारे जो लीगल एडजस्टमेंट है लेबर लॉज में, और ये आपका मनरेगा एक्ट हो गया, लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड एक्ट हो गए, फेरा एक्ट हो गए, इन सब में मेजर चेंजेस आपको करने पड़े। इसलिए करने पड़े कि आप जो इकोनॉमिक मॉडल और जो चाहते हैं, दैट इज अ मिक्स, जो आपका एलपीजी मॉडल जो है, उस मॉडल से अगर आप एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं कुछ लीगल एडजस्टमेंट करने पड़े, वो हमने किए। और ये जो मॉडल था वो अच्छे से काम भी कर रहा था। जैसा मैंने आपको बताया कि लगभग जो मिड 90s है, मिड 90s के आसपास एक ऐसी सिचुएशन आई कि आपने जो आपका जो ग्रोथ रेट है वो लगभग लगभग एक 6% से, जीडीपी 6% से आगे बढ़ चुकी थी, और ये कंटिन्यू रहा। ऐसा नहीं कि नरसिम्हा राव सर की सरकार है उसमें ये बाद में जो एनडीए सरकार है उन्होंने भी इसको कंटिन्यू रखा। 2002 में बीजेपी, जो बीजेपी गवर्नमेंट आई वाजपेयी जी की, यशवंत सिन्हा जब उसमें फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने बतौर ये सारी जो चीजें हैं उसको कंटिन्यू रखी। और इसका देखिए सबसे बड़ा फायदा क्या है, इसका फायदा कब दिखता है आपको? 2008 के आसपास, उस समय आप देखिए जब पूरा वर्ल्ड एक इकोनॉमिक डिप्रेशन फील कर रहा था। फाइनेंशियल ईयर 2008 और 9 में हमारी जो जीडीपी है वो 6.7% पे स्थिर थी। एक्चुअली ये डिस्ट्रेस इसलिए आया था कि अमेरिका में एक उस समय इसको एक लेहमैन ब्रदर्स करके एक बहुत बड़ी जो कंपनी, बहुत बड़ा इन्वेस्टर जो था, वो जिन्होंने बैंकिंग सेक्टर में भी इन्वेस्ट कर रखा था, वो पूरी तरीके से दिवालिया हो गया था। तो उसके कारण जो यूएस की हिस्ट्री में अब तक का सबसे बड़ा बैंक्रप्सी, जो उनका पूरा इवन बैंकिंग सिस्टम है, वो कोलैप्स हो चुका था 2008-9 के आसपास। और इसके कारण सिचुएशन ये थी कि आपका जो जो दूसरी जो जितने भी जो इन्वेस्टर्स जो जो थे, उन सारे इन्वेस्टर्स ने, मतलब उनका जब ये बैंक जिन 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 चीजों में उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है वो पूरी तरीके से जब बैंकरप्ट हो चुका था, तो उनके पास अब फ्यूचर बिजनेसेस के लिए पैसा ही नहीं था। तो मान लीजिए जो बहुत सारी कंपनी है जिन्होंने यूएस के उन बैंकिंग सिस्टम या वहां इन्वेस्ट अगर कर रखा है, तो वो सब कुछ दिवालिया हो चुके हैं। और मान लीजिए उन कंपनीज का बिजनेस के लिए अगर उनको बाहर की कंपनी से, बाहर के देशों से कोई चीज मंगवानी हो, तो अब वो क्यों मंगवाएंगे? तो पूरा वर्ल्ड जो कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे डिपेंडेंट था, वो पूरा वर्ल्ड डिस्ट्रेस में चला गया। लेकिन इस समय इंडिया जो है वो डिस्ट्रेस में नहीं गया। क्यों? क्योंकि हम एलपीजी मॉडल के कारण अब सेल्फ सस्टेन तो हो चुके थे। अब हो क्या रहा था इंडिया में? एक्चुअली एलपीजी मॉडल के कारण चीजें इंडिया में, हमारे यहाँ ही चीजें मैन्युफैक्चर हो रही थी। हमें बाहर से ना तो इंपोर्ट करना पड़ रहा था, और इंडिया उन्हीं चीजों को यूज करती थी अपने यहाँ के लोगों के लिए, हमारी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए। एक्सपोर्ट हम करते थे, है ना, लेकिन इसलिए नहीं एक्सपोर्ट कर रहे कि हाँ भाई नहीं एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे यहाँ इकोनॉमी डाउनफॉल पे आ जाएगी। नहीं, एक्सपोर्ट हम कर रहे थे चीजों को, लेकिन ठीक है, हाँ भाई आपको जरूरत है तो दे रहे हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि आप अगर नहीं लोगे तो हमारी इकोनॉमी डाउनफॉल हो जाएगी, क्योंकि हम लोग एलपीजी मॉडल पे काम कर रहे थे जो पूरी तरीके से अपने फेवर में चल रहा था चीजें। अब वो जो जो कंपनियां दिवाला हो चुकी है, वो चीजों को
जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए चाइना है, ठीक है। अब चाइना का बिजनेस, चाइना की जीडीपी मोस्टली एक्सपोर्ट पे डिपेंड करती है, कि वो बहुत सारी चीजों को एक्सपोर्ट करता है, तब जाके उसके यहाँ पैसा आता है, ठीक है। और मान लीजिए जो उनसे वो खरीदने वाले लोग हैं, अगर वो ही दिवालिया हो जाए तो कल को वो चीजें नहीं खरीदेंगे। तो नहीं खरीदेंगे तो आपका बिजनेस जो एक्सपोर्ट पे डिपेंड था वो ठप हो जाएगा और आपकी कंट्री की इकोनॉमी डाउन हो जाएगी। लेकिन इंडिया में जो एलपीजी मॉडल था उसके कारण आप एक्सपोर्ट चीजों को अभी बहुत कम कर रहे थे और कर भी रहे थे, तो वो लिमिटेड वे में। इसलिए हमारे यहाँ की जो इकोनॉमी है वो इन्फ्लुएंस नहीं हुई इस चीजों के कारण। और हम पूरा वर्ल्ड जब खतरे में था तब भी उस समय हम इकोनॉमिकली स्टेबल थे। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि अभी की भी जो सरकार है उसने एलपीजी मॉडल को जिस तरीके से हमने लाइसेंस राज को पूरी तरीके से रेस्ट्रिक्ट कर दिया था ना, वैसा हमने इस मॉडल को रेस्ट्रिक्ट नहीं किया। मॉडल अभी भी काम कर रहा है, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन हालांकि हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किए। तो इसके बाद अगर आप देखें इन दो मॉडल्स के बाद, और इसमें जो भी दो लीगल डिस्कोर्स हमने बात की कि क्या क्या लीगल चैलेंजेस आए, उसके बाद लगभग लगभग 2014 के आसपास आते आते जब एनडीए गवर्नमेंट जो आई, प्राइम मिनिस्टर पहली बार जब मोदी जी बने, नरेंद्र मोदी जी, तब उस समय जो सरकार था उसका ऑब्जेक्ट ये था कि हम लोग चाहते हैं, उनका जो मेजर ऑब्जेक्ट था वो था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। वो उनका एक्सपेक्टेशन ये था कि हम लोग, हमारे यहाँ जो इंडस्ट्री जो है, सॉरी, जो इकोनॉमिक जो ग्रोथ है उसको हमें और पेस देना है। और इकोनॉमिक ग्रोथ को पेस देने के लिए जरूरी है कि हम लोग जो बिजनेस जो है उसको और ज्यादा उसको और ज्यादा बढ़ाएं, यानी उसको इजी करें, लोग इन्वेस्टमेंट और आसान तरीके से करें। इसके लिए हमें काम करना है। तो इसके लिए उन्होंने तीन बड़े लीगल चेंजेस किए, 2014 ऑनवर्ड्स। सबसे जो पहला इंपॉर्टेंट था कि आपने प्लानिंग कमीशन को खत्म करके 2015 के आसपास आपने प्लानिंग कमीशन का जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म कर दिया और नीति आयोग इंट्रोड्यूस किया। नीति आयोग थिंक टैंक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या था? देखिए, प्लानिंग कमीशन की मैं बात करूं, मैंने आपको शुरू में बोला था कि वो सेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट था, यानी सेंटर अपने हिसाब से तय करता था कि हमें कहां इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश करनी है, या सेंटर अपने हिसाब से तय करता था कि इंडस्ट्रीज या ग्रोथ के लिए किस स्टेट को हमें कितना फंड देना है, ये सेंटर तय करता था प्लानिंग कमीशन में। जैसे एग्जांपल के लिए कि मान लीजिए और वो फिक्स था उसका कि भाई अगर 100 रुपीज आपके पास रेवेन्यू है और आपको स्टेट्स का डेवलपमेंट करना है, तो आपने फिक्स कर दिया, आपने बोल दिया कि हम लोग सारे स्टेट्स एजुकेशन पे हम जितना पैसा देंगे उसमें एजुकेशन पे 30%, हेल्थ पे 30%, इसमें सैनिटेशन पे 30% और 10% इस पे खर्च करेंगे। ये फिक्स था सारे स्टेट के लिए, क्योंकि सेंटर से आदेश आ रहा है। प्लानिंग कमीशन में प्रॉब्लम ये थी। तो होता क्या था कि जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर केरल को ले लीजिए। अब केरल जो है वो ऑलरेडी एजुकेशन में वेल सस्टेन्ड है, उसको जो रेवेन्यू मिला है उसका 20% एजुकेशन में खर्च करने की जरूरत है ही नहीं, उसको किसी दूसरे सेक्टर में जरूरत है। उसके एजुकेशन ऑलरेडी ठीक है, वो 2% भी खर्च करे तो भी अच्छे से चलेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? सेंट्रल प्लानिंग कमीशन ने बोल रखा है कि आपको जो हम भेज रहे हैं उसका 20 हेल्थ पे एजुकेशन पे करना ही करना है। तो इसका मतलब ये है कि रिसोर्सेज का वेस्ट हो रहा था। इसलिए प्लानिंग कमीशन जो सेंट्रलाइज मॉडल था, जो ऊपर से तय होता था, उसको खत्म करके एक फेडरल इंस्टीट्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया जिसको नीति आयोग बोला जाता है। नीति आयोग अब क्या करता है कि नीति आयोग सारे स्टेट्स को पूछता है कि भाई आपके यहाँ क्या, आपकी प्रायोरिटीज है, आपके यहाँ जरूरत क्या है। तो जैसे मान लीजिए कि जस्ट फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र ने ये बोला कि भाई हमें एजुकेशन में ज्यादा चाहिए पैसा और हेल्थ में ज्यादा चाहिए, बाकी सब चीजें ठीक है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह ठीक है, हेल्थ और एजुकेशन में ज्यादा चाहिए। तो सरकार ऊपर से क्लियरली आता था कि ये 1 रुपया पकड़िए, आपको जैसे खर्च करना करिए, जहां आपकी प्रायोरिटी है उसके अकॉर्डिंग कीजिए। ऐसे दिल्ली को बोल दिया, राजस्थान को बोल दिया, यूपी, बिहार, केरला, सबको 1-1 रुपया पकड़ाया, बोला कि आपकी जो प्रायोरिटीज है उसके अकॉर्डिंग कीजिए। दिस इज द फेडरलिज्म, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्पिरिट है ना, इसको बोला जाता है संघीय व्यवस्था, फेडरलिज्म। वो यही बोलता है कि लोगों की जैसी जरूरत है उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट होना चाहिए।
तो अब तक जो प्लानिंग कमीशन के कारण जो डेवलपमेंट है ऊपर से तय होता था, अब वो नीति आयोग जो है वो बोला है कि नीचे से अपने हिसाब से तय होगा। अगर कोई स्टेट ये चाहता है कि हमारे यहाँ बाहर की कंपनी आए, इन्वेस्टमेंट करे, ताकि कंट्री का ऑल ओवर इकोनॉमिक ब्लूम हो, उसके लिए अगर वो ये चाहता है कि मेरे यहाँ हेल्थ जो सिस्टम है वो ठीक हो, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अगर ठीक होगा, तो बाहर की कंपनी यहाँ के काम अच्छे से करेगी, मुझे ऐसा लगता है। तो बिजनेस को इजी तरीके से करने के लिए जरूरी था कि बाहर की कंपनी आके हमारे यहाँ बिजनेस करे। इसके लिए मुझे जो मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी वो थी कि मेरे यहाँ हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट हो सरकार की तरफ से, वो होने लगा, आप तय करने लगी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए। सेकंड, आपने जीएसटी इंट्रोड्यूस किया 2016 में, गुड्स एंड सेल्स एक्ट। जीएसटी एक्ट बेसिकली क्या था? जीएसटी एक्ट से पहले हमारे यहाँ इशू ये था कि मान लीजिए कोई कंपनी यहाँ आती है, इन्वेस्ट करती है, तो उसके साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि उसको कम से कम 10 जगह टैक्सेस देने पड़ते थे, अलग अलग जगह, सेल टैक्स अलग, एक्साइज ड्यूटी अलग, मैन्युफैक्चरिंग पे टैक्सेस अलग, चीजें खरीद रहे हो तब अलग, बेच रहे हो तब अलग। तो वो जो बिजनेस जिस पर्पस के साथ आया है वो करने के लिए, वो इजीनेस उसको फील नहीं होती थी। तो अब आपने क्या कर दिया सरकार ने कि यूनिफाइड टैक्सिंग सिस्टम, एक जगह सिंगल टैक्स सिस्टम जिसको हम लोग बोलते हैं, एक जगह टैक्स दिया, काम खत्म, बिजनेस बहुत अच्छे से होगा, इजी तरीके से होगा। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट जो लीगल चेंज जो कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए 2015 के बाद, वो था एक कोड इंट्रोड्यूस किया गया, इसको बोला जाता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2060, INB 2060, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016। पहले क्या होता था कि एक जो कंपनी होती है ना, उस कंपनी में कंपनी को प्रमोट करने वाले कुछ लोग होते हैं जिनको प्रमोटर्स बोला जाता है। तो मान लीजिए कंपनी है, उसको वो किसी गवर्नमेंट के वेंचर या बिजनेस में इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है। अब किसी रीजन से, है ना, वो कंपनी बैंकरप्ट हो गई या उसके पास उतनी मनी थी नहीं, तो अब ऐसे में होता क्या है कि सरकार तो ये सोच रही थी कि अच्छा इनके साथ पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन जो होता है, हम दोनों मिलके काम कर रहे हैं और ये इन्वेस्ट कर ही रही है, और बाकी हमारी तरफ से सहूलियत होगी तो कुछ अच्छा बिजनेस डेवलप होगा, कुछ अच्छा मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट आएगा, तो कंट्री की इकोनॉमिक ग्रूम होगी। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा है कि वो लोग बैंकरप्ट होते ही भाग गए, और पीछे बर्डन जो है वो सरकार पे आ जाता था, कंपनी अगर डूब जाए तो ये प्रॉब्लम थी। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना, जो लाइबिलिटीज है वो कंपनीज या उसके प्रोमोटर्स पे नहीं थी पहले। तो अब ये हुआ, सरकार ने ये तय कर दिया, अगर आप बिजनेस सेक्टर में आ रहे हो, कोई कंपनी आ रही है, उसके साथ जो प्रोमोटर्स है जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनकी लाइबिलिटीज एस्टेब्लिश की जाएगी। आप बैंकरप्ट हो गए तो हो गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आपको कुछ ना कुछ गारंटीज देनी पड़ेगी। अगर आप सरकार के साथ मिलके काम करके प्रॉफिट ले सकते हो, तो आपको जो लॉसेज है वो भी शेयर करने पड़ेंगे। इससे एक विश्वास पैदा हुआ सरकार में लोगों का, जो बाहर की जो कंपनी है, जो यहाँ की जो छोटी छोटी जो बिजनेस यूनिट्स थी, उनको भी लगने लगा कि अगर हम हमारे साथ कोई इन्वेस्ट कर रहा है और वो इन्वेस्ट करके कोई कंपनी भाग रही है, उसके प्रमोटर्स भाग रहे हैं, तो भी उनके ऊपर लाइबिलिटीज होगी, तो वो बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट हुए जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लॉ, है ना। इकोनॉमिक मॉडल जो है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अच्छा, ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो किया जा रहा है वो एक्चुअली ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव फेज है ना। ये एलजी जो आपका लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन है, एलपीजी, उससे अब हम एक दूसरे, एक तीसरे इंपॉर्टेंट मॉडल की तरफ आ रहे हैं इकोनॉमी के, जो लगभग 2014 से स्टार्ट हो चुका है, 13 से उसकी तरफ आ रहे हैं। लेकिन उसकी तरफ आने से पहले इन्वेस्टर, सिटीजन्स, इनमें ट्रस्ट पैदा करने के लिए हम ये कुछ लीगल चेंजेस कर रहे हैं, और जैसे ही आपने ये ट्रस्ट एस्टेब्लिश किया, उसके साथ ही कंट्री एक नए इकोनॉमिक मॉडल की तरफ बढ़ गया, और अभी उस फेज में भी है जिसको हम लोग बोलते हैं डिजिटल इकोनॉमी। अभी डिजिटल इकोनॉमी क्या है और क्यों इसकी जरूरत पड़ी, इसको हम समझते हैं। ये लास्ट पार्ट है हमारे सेशन का। अब इसमें आप देखिए, चूंकि एलपीजी के कारण हमारे यहाँ जो कंट्री, जो जितनी भी जो बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज है वो एस्टेब्लिश हो चुकी है, ठीक है। और वो इंडस्ट्रीज बहुत सारी जो सर्विसेज है और प्रोडक्शन है वो जनरेट कर रही है, और वो
प्रोडक्शन जो है वो और जो सर्विसेज जो है वो धीरे धीरे लगभग, जस्ट ए मिनट, यस प्लीज, वो प्रोडक्शन जो चीजें पैदा हो रही है और जो सर्विसेज जो हमें मिल रही है, वो जो सारे जो चीजें हैं उनको बेसिकली देखिए, कंट्री की ग्रोथ इस पे भी डिपेंड करती है कि आपके यहाँ जो सर्विसेज जो भी चीजें जो पैदा की जा रही है ना, उसको उसको यूज करने वाले, उन सर्विसेज को यूज करने वाले कितने लोग हैं। अगर आपके यहाँ चीजें अच्छे से यूज हो रही है ना, और लोग खरीद रहे हैं उन सर्विसेज को, तो इसका मतलब ये है कि जो पैसा जो है वो रोटेट हो रहा है। यानी आपने ये जो सारा मॉडल खड़ा किया है, उससे इकोनॉमी जो बूम करना चाहते हो रही है, क्योंकि चीजें बिक रही है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि चूंकि एलपीजी का जो मॉडल है वो बेसिकली अर्बन सिटीज की तरफ ज्यादा है ना। अर्बन एरियाज में एलपीजी मॉडल अच्छे से, एलपीजी का जो इकोनॉमिक मॉडल है वो एस्टेब्लिश हो चुका था। लेकिन तो इसका मतलब है कि अर्बन सिटीज में रहने वाले जो लोग हैं वो उन सर्विसेज को और जो चीजों हैं उनको यूज कर रहे थे। जैसा हम लोग देख सकते हैं, बड़े बड़े जो मॉल है वगैरह है वो एस्टेब्लिश होने लगे, ये सब एलपीजी का ही जो रिजल्ट है। लेकिन सरकार को एक एक पता था कि बहुत बड़ा जो सेक्शन जो है वो सेमी अर्बन या रूरल एरिया में रहता है हमारे देश का, है ना। तो अगर आपके यहाँ चीजें पैदा हो रही है, उसका कुछ पार्ट चलो एक्सपोर्ट हो गया, लेकिन बहुत बड़ा पार्ट जो है उसको सिर्फ कुछ शहरी लोगों या अर्बन सिटीज के लोग ही अगर कंज्यूम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपका इंक्लूसिव डेवलपमेंट होने के चांसेस कम है। सब लोग खरीदें, सब लोग उन सर्विसेज का फायदा लेंगे, तो सब तरफ से पैसा मार्केट में आएगा और इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। लेकिन बहुत बड़ा सेक्शन अभी अछूता है इन सब चीजों से। तो उन्होंने बोला कि क्या किया जाए, क्या हम इन कंपनीज को बोले, क्या हम इन मॉल जो भी कंपनीज है या उनके मॉल है उनको हम ऐसा कहें कि आप जाके गांव में मॉल एस्टेब्लिश करो। तब उन कंपनीज बोल जाए नहीं, हम लोग वो ये काम नहीं कर सकते, हम इतना बड़ा रिस्क नहीं उठा सकते, लोग खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे। तब ऐसे में जरूरत महसूस हुई कि क्यों ना हम इन सारे प्रोडक्ट्स को या सर्विसेज को लोगों के सामने लेके चले जाएं, गांव में या सेमी अर्बन एरिया में, और वो लोग इसको देखें और वहां से इस चीज को खरीदें। क्या ये पॉसिबल है? तब सरकार ने बोला बिल्कुल पॉसिबल है, पॉलिसी मेकर्स ने बोला बिल्कुल पॉसिबल है। इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको अपनी इकोनॉमी या जो भी ये इकोसिस्टम है इकोनॉमी का, जो भी सर्विसेज है, जो भी प्रोडक्शन है, ये डिजिटल वे से लोगों के सामने ले जाना पड़ेगा। अब डिजिटल वे से लोगों के सामने ले जाने का मतलब, इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि मान लीजिए एक आदमी है, उसके पास एक मोबाइल हो, उस मोबाइल की स्क्रीन पे, अच्छा मोबाइल के साथ इंटरनेट भी हो, और इंटरनेट की उस स्क्रीन पे उसको ये दिखे कि भाई ये जो कंपनी है, ये कोई फूड कंपनी है या ये कोई सीड कंपनी है या ये कॉस्मेटिक की कंपनी है, यहाँ इन इन चीजों की ये रेट है और इसको मैं खरीद सकता हूं यहां से। तो इसका मतलब सर्विस प्रोवाइडर्स जितने भी है या जो कंपनीज है या उनका जो प्रोडक्शन है वो स्क्रीन पे दिखे, और स्क्रीन पे दिखे इसके लिए स्क्रीन या मोबाइल या जिसको बोले उसके साथ इंटरनेट भी होना चाहिए, दो चीजें। और तीसरी चीज कि अगर मान लीजिए आप उस चीज को खरीदना चाहते हो, तो जो बेचने वाला जो है, सर्विस प्रोवाइडर जो है, उसको यकीन हो कि सामने खरीदने वाला जो पर्सन है वो एक लीगल वैलिड पर्सन है। इसके लिए मेरे पास जो मैं खरीदने वाला पर्सन हूं, मेरी एक यूनिक आइडेंटिटी भी हो, लीगल आइडेंटिटी हो। तो इसको सिंपल तरीके से देखा जाए तो ऐसे समझिए इसको कि 2014 के आसपास, 12 और 13 के आसपास सरकार ने आधार नाम का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, जो उसका मतलब है कि इस देश के हर नागरिक की अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी होगी, इसको बोला जाता है आधार। और आधार का मतलब ये है कि जितने भी जो सर्विसेज है उनको वो अगर देखेगी आपका, अच्छा इसके पास आधार है, इसका मतलब मैं इस चीज को बेच सकता हूँ, ये सरकार ने इसको आइडेंटिफाई किया पर्सन, ये ठीक पर्सन है, इसको मैं बेच सकता हूँ।
फ्रॉड नहीं करेगा। और इसके साथ साथ आपने क्या किया, अब वो जो पर्सन है उसको करना क्या होगा, चलो आधार मिल गया उसको, लेकिन उसके साथ साथ उसको एक चीज ये भी करनी होगी, अगर उसको पैसा देना है तो ऑनलाइन देना होगा। तो ऑनलाइन देने के लिए उसको करना क्या होगा कि उसके पास अकाउंट होना चाहिए। देश का एक बहुत बड़ा भाग ऐसा था जिनके बैंक अकाउंट नहीं थे, इसलिए सरकार ने क्या किया, जन धन योजना के थ्रू लगभग 40 मिलियन अकाउंट खोले गए। 15 16 के आसपास आपने देखा होगा। तो अकाउंट है, अकाउंट में थोड़ा पैसा भी होगा उसके पास, उस पैसे से वो ऑनलाइन चीजें खरीदेगा। लेकिन ऑनलाइन चीजें खरीदनी है तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, ही नीड्स मोबाइल एज वेल एज इंटरनेट। तो उस समय जियो, है ना, जियो जो कंपनी है अंबानी की, उन्होंने सबसे पहले ये टास्क लिया और सस्ते मोबाइल और सस्ता जो इंटरनेट है वो प्रोवाइड किया। तो इस पूरे इन तीनों चीजों को मिला के बोला जाता है जाम, ZAM। जेड मीन्स जनधन, ए मीन्स आधार एंड एम मीन्स मोबाइल। तो ये कॉन्सेप्ट अब जब आपके सामने है तो इसका मतलब देश का एक बहुत बड़ा जो वर्ग है, जो सेक्शन है, जो गांव में सेमी अर्बन एरिया में बैठा है, वो भी अब सर्विसेज का फायदा उठाएगा, वो भी सर्विसेज लेगा। उसके उसके आधार के प्लेटफॉर्म के थ्रू स्विगी, जोमेटो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, गूगल, वॉट एवर, जितने भी जो सर्विस प्रोवाइडर है वो सब उसके पास आ चुके हैं और वो ही कर रहा है। तो अब देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ करना पड़ेगा। अच्छा, इससे पहले मैं इसका एक फायदा बता दूं, ये जो इसको डिजिटल इकोनॉमी पूरा बोला जाता है, इसका फायदा क्या है। इसका फायदा ये है डिजिटल इकोनॉमी का, अगर आप लोग देखें एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू उसको समझें, कि जो इकोनॉमिक्स की थ्योरी जो बोलती है वो क्या बोलती है डिजिटल इकोनॉमी के बारे में। होता क्या है, जैसे मान लीजिए डिजिटल इकोनॉमी में सर्विस देने वाला और सर्विस लेने वाला जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो कर रहा है वो क्यूआर कोड के थ्रू करेंगे, ठीक है। अब जो ये डिजिटल टेक्नोलॉजी है, अब होता क्या है, जैसे एक सिंपल एग्जांपल, दो चाय वाला है एक गली में, एक चाय वाला कैश ले रहा है और दूसरा चाय वाला क्यूआर कोड रख रहा है। आप शाम को जाके देखना, आप कंपेरेटिव स्टडी करना, जो पहला वाला जो है वो जो पर्सन है, दोनों ने मान लीजिए 6 घंटे चाय बेची, जो पहला जो पर्सन है 100% है, जो कैश लेके काम कर रहा है, उसके यहाँ 200 कप बिकेंगे और जो क्यूआर कोड के थ्रू कर रहा है वो नहीं तो कम से कम 300 कप बेच देगा। क्योंकि जो हार्ड मनी पहले जो दी जाती थी उस प्रोसेस में टाइम लगता है, जबकि अब क्यूआर कोड में टाइम नहीं लग रहा है। पैसा दिया, चाय ली, तुरंत पेमेंट किया, उस पर्सन को इन्वॉल्व नहीं होना पड़ रहा। जो बचा हुआ टाइम है उसमें वो अपने जो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स है उसको बढ़ा रहा है, बिजनेस आइडियाज को टाइम देगा वो। और मनी जो है सबसे इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिक्स में एक क्वांटिटी थ्योरी है फ्रीडमैन की दी हुई, वो यही बोलती है कि अगर आपके यहाँ मनी इंस्टेंट वे में आ रही है और मार्केट में फ्लो हो रही है लगातार, उसमें पॉज नहीं आ रहे, पहले वाले में पॉज आ रहे हैं, इसमें पॉज नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब आपके यहाँ जो ग्रोथ है वो प्रॉस्पेरिटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये डिजिटल इकोनॉमी का फायदा है। और आप देखिए, चूंकि पैसा अब कैश नहीं, इसके थ्रू जा रहा है, क्यूआर कोड, इसका मतलब जितने भी मनी है वो व्हाइट मनी क्लियर अकाउंट्स में जा रही है, सामने दिख रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके यहाँ जो इकोसिस्टम है, इकोनॉमी है, वो वाइड इकोनॉमी है। वाइड इकोनॉमी जिस कंट्री में जितनी ज्यादा होगी, कंपनीज या फॉरेन कंपनीज वहां पे इन्वेस्टमेंट के लिए उतने ज्यादा इंस्पायर होंगे। इसलिए इंडिया में अब बहुत ज्यादा कंपनीज बाहर की इन्वेस्ट कर रही है, क्योंकि उनको पता है कि जो भी ट्रांजेक्शन होंगे वो अब पहले की तरह रेड टेपिज्म जो होता था वैसा नहीं है, क्लियर है, डिजिटल इकोनॉमी है, चल ही होगा। तो बिजनेसेस बढ़ रहे हैं, बिजनेसेस आइडिया एंटरप्रेन्योरशिप्स बढ़ रही है। ये डिजिटल इकोनॉमी है जिस फेज से हम लोग गुजर रहे हैं। और डिजिटल इकोनॉमी का फायदा सिर्फ यहां तक नहीं है कि भाई सिर्फ बिजनेस डेवलप करने के लिए, आप लोगों में ट्रस्ट भी पैदा करो, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। आप देखिए जो जनधन योजना के थ्रू अकाउंट जो खुले थे उसका सबसे बड़ा फायदा मैं आपको बताता हूँ, आधार के थ्रू लिंक करके आपको किया गया था। उसका सबसे बड़ा जो फायदा ये था कि जो मोस्ट डिस्ट्रेस पीरियड हम लोगों ने कोविड के समय देखा, जो 2 साल, उन 2 सालों में लगभग लगभग सरकार ने सोशल सिक्योरिटीज का लगभग $300 बिलियन जो सोशल सिक्योरिटीज है वो लोगों के इन अकाउंट्स में पहुंचाई गई कोविड पीरियड में,
ताकि वो लोग जो लोग कमा नहीं पा रहे हैं, है ना, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, बेसिकली उनके लिए, उनको उनके पास डायरेक्ट पैसा जा रहा है, ताकि वो लोग उस डिस्ट्रेस पीरियड में चीजें खरीद सके और खा सके। इससे लोगों का विश्वास बढ़ता है सरकार के प्रति। ट्रांसपेरेंसी, जो ट्रस्ट होता है, वो एक्चुअली ट्रांसपेरेंसी की तरफ ले जाती है, और ट्रांसपेरेंसी जितनी ज्यादा होगी, आपके यहाँ इकोनॉमिक जो वायबिलिटी है, जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है, उसके चांसेस बढ़ते हैं। सोशल सिक्योरिटी वगैरह आप सब कुछ डायरेक्टली डिजिटल इकोनॉमी के थ्रू होने लगा। लेकिन एक बड़ा जो इश्यू जो आता है डिजिटल इकोनॉमी में, जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हमारे सामने जो आती है, इसमें दो तीन, अच्छा, डिजिटल इकोनॉमी के लिए क्या स्कीम्स के या जो स्ट्रक्चर जो तैयार किया गया, उसके कुछ एग्जांपल मैं आपको दे दूं। पहले आपको लोगों को इंटरनेट देना पड़ेगा, ठीक है, तभी होगा काम। इसके लिए सरकार ने एक स्कीम इंट्रोड्यूस की थी, पॉलिसी, जिसको भारत नेट बोला जाता है, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। इसके थ्रू देश भर के रूरल और हर इलाके में इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड की गई। डिजिटल आइडेंटिटी के लिए आपके पास आधार लाया गया, आधार आधार एक्ट के थ्रू, ये भी एक्ट पास हुआ था, उसके थ्रू हुआ है, लीगल चेंजेस है इकोनॉमी को एस्टेब्लिश करने के लिए। इसके साथ साथ डिजिटल लिटरेसी की स्कीम इंट्रोड्यूस की गई कि देश में सब लोगों को इंटरनेट देने के बाद उनको पता तो होना चाहिए कि डिजिटल चीजें कैसे ये करनी। इसके लिए पीएमजी दिशा, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके साथ साथ डिजिटल पेमेंट के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स डेवलप किए गए, यूपीआई, भीम ऐप, भारत क्यूआर, रूपे एंड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी तो था ही आपका, ये चीजें की गई। अब लेकिन इस डिजिटल इकोनॉमी में चीजें ठीक चल रही है, ग्रोथ भी अच्छी हो रही है, चीजें फास्ट हो रही है। मैंने अभी आपको बताया क्वांटम, जो क्वालिटेटिव थियरी है फ्रीडमैन की, वो बोलती है पैसा जितना फास्ट ट्रांजैक्ट होगा, आपके यहाँ इकोनॉमी उतनी ज्यादा फास्ट आगे बढ़ेगी, जो कि हो भी रहा है, इंडिया देख भी रहा है उसको। लेकिन एक जो इस इकोनॉमी के साथ जो दो तीन बड़ी प्रॉब्लम है, वो जो हमारे सामने आती है, एक तो साइबर क्राइम्स होने के और प्राइवेसी के जो इश्यूज है, वो बड़े सामने आ रहे हैं। मीन्स कि चूंकि डिजिटली लोग उतने ज्यादा अभी तक अवेयर नहीं हो पाए, ये सच्चाई है। इसको, इस कॉन्सेप्ट को डिजिटल डिविडेंड बोला जाता है, यानी बहुत बड़ा भाग अभी देश का, हालांकि उनके पास इंटरनेट वगैरह सब कुछ आ चुका है, वो चीजों को यूज भी कर रहे हैं, लेकिन उस चीजों के साथ आने वाले जो नुकसान है, उनको अभी तक वो समझ नहीं पा रहे। इसलिए आपने साइबर फ्रॉड्स बहुत देखे होंगे, साइबर क्राइम्स जो है वो हो रहे लगातार। ये एक बड़ा चैलेंज है। और दूसरा चैलेंज है प्राइवेसी का, यानी आपके बहुत सारे जो जैसे हम लोग बोलते हैं कि जो पर्सनल डाटाज है, उसके लीक होने के भी चांसेस ज्यादा है। ये बड़ा एक प्रॉब्लम है हमारे डिजिटल इकोनॉमी के साथ। लेकिन इस डिजिटल इकोनॉमी के इन प्रॉब्लम्स को भी रिजॉल्व करने के लिए और बाकी जो इश्यूज है उनको ठीक करने के लिए सरकार जो है वो एक बड़े लेवल पे कुछ चीजें इंट्रोड्यूस कर रही और हो भी चुकी है। इसका जो लीगल चेंजेस जिसकी हमें जरूरत है, एक लीगल स्ट्रक्चर जो हमें बनाना, ताकि ये सारी जो चीजें हैं वो स्मूथली चल सके, फैसिलिट हो सके। इसके लिए दो तीन लॉज है, मैं उनके आपको नाम बताता हूँ। पहला तो आपका डिजिटल इंडिया एक्ट जो है वो पास हो चुका है 2023 में। दूसरा आपका डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट है, डिजिटल इंडिया एक्ट एंड डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट। इसके साथ डिजिटल इंडिया एक्ट रूल्स और नेशनल डाटा गवर्नेंस पॉलिसी। ये जो चारों जो चीजें हैं, इसके साथ कुछ और भी चीजें, पर ये मेजर है, डिजिटल इंडिया एक्ट, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट और डीआई एक्ट रूल्स और नेशनल डाटा गवर्नेंस पॉलिसी। ये जो पूरा जो लीगल इकोसिस्टम है वो डिजिटल इकोनॉमी को फैसिलिटेट करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें मैंने आपको बताया कि जितनी भी जो इंटरनेट सर्विसेज है, जो क्लाउड्स है, ओटीटी है, मोबाइल गेम, ऑनलाइन गेम्स है वगैरह, इन सब को इसके दायरे में लाया गया है। यानी इन सब पर लीगल सिस्टम की लगातार निगाह रहेगी। यानी इनके माध्यम से अगर किसी देश के पर्सन को या किसी छोटी कंपनी, बड़ी कंपनी के साथ कोई भी फ्रॉड होता है, तो डीआई एक्ट और जो दूसरे जो लॉज है उसके थ्रू लीगल लाइबिलिटीज एस्टेब्लिश की जाएगी ऑफेंडर्स पे, और उसके अगेंस्ट एक्शन भी लिए जाएंगे, कॉम्पनसेशन भी प्रोवाइड किया जा सकता है इन मामलों में। इसके साथ साथ आप ये चीज देखिए, इसकी बड़ी अच्छी बात यह है कि इन्होंने, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, शुरुआत में ऐसा होता था कि जो बड़ी जो फर्म्स है वो यूट्यूब पे कंटेंट जो क्रिएट करती थी, तो वो पहले से
उनके कुछ कॉन्ट्रैक्ट हो जाते थे बड़ी कंपनी एड टेक कंपनीज के साथ कि भाई हम हमारा कंटेंट जो देंगे, है ना, उस कंटेंट में आप लोग अपना एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं और आप लोग हमारे यहाँ एडवर्टाइजमेंट कीजिए, ठीक है। तो ये लगभग लगभग एक कॉन्ट्रैक्ट फिक्स हो जाता था। तो ऐसे में जो हमारे यहाँ के जो छोटे छोटे यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स है ना, वो पीछे रह जाते थे बेचारे, वो इसमें शामिल नहीं हो पाते थे। लेकिन अब ये जो हमारे जो नए लॉज है वो लगातार ये बोल रहे हैं कि यूट्यूब में कंटेंट जनरेट करके भी वो पर्सन अगर पैसा कमा रहा है तो देश की इकोनॉमी में जा रहा है, डिजिटल इकोनॉमी में, वो भी उसका पार्ट है। तो उनको भी अब इसका पार्ट बनाया जाएगा, एडटेक कंपनीज उनको भी अपने प्लेटफॉर्म पे जगह देगी, उनके यहाँ एडवर्टाइजमेंट देगी, ये सारी चीजें होगी। ये इसमें इंट्रोड्यूस किया जा रहा है चीजें। और प्राइवेसी के जो इश्यूज है उनको ठीक करने के लिए मैंने आपको बताया कि डिजिटल पर्सनल जो डाटा प्रोटेक्शन एक्ट है उसके थ्रू अगर आपका कोई प्राइवेसी इश्यूज है वगैरह, ये जो चीजें जो लीक हो रही है इनको भी कंट्रोल करने की बात हो रही है, ठीक है। तो ये मोटे मोटे तौर पर मैंने अभी आपको ये सारी चीजें बताई। और रिसेंटली अगर मैं कहूँ तो एक कॉन्सेप्ट है जिसका एब्रिविएशन मुझे पूरा पता नहीं, बट शायद ओएनडीसी करके, ओपन नेटवर्क करके कुछ है, जिसमें आने वाले टाइम में शायद ऐसा होने वाला है, डिजिटल इकोनॉमी का ही पार्ट है, जिसमें जैसे आजकल ये होता है कि आप फ्लिपकार्ट से चीजें खरीदते हो, है ना, तो और फ्लिपकार्ट जो छोटे छोटे जो पब्लिशर्स हैं, जैसे बुक खरीदनी है आपको तो आप फ्लिपकार्ट पे जाते हो और फ्लिपकार्ट उन बहुत सारे जो पब्लिशर्स की बुक है वो अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको भेजता है। तो होता क्या है कि इससे जो छोटे छोटे जो पब्लिशर्स हैं जिनकी बुक है वो उनको उतना रेवेन्यू नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में ओपन नेटवर्क करके कुछ इंट्रोड्यूस होने वाला शायद कुछ टाइम में, जिसमें आपके सामने आपके प्लेटफॉर्म पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे फ्लिपकार्ट भी रहेगा और वो जो पब्लिशर्स है उससे आप सीधे भी खरीद सकते हो। यहाँ तक कि आप ये भी तय कर सकते हो कि मुझे किस कुरियर सर्विस से चीजें मंगवानी है। तो एक हेल्दी कंपटीशन रहेगा। तो हेल्दी कंपटीशन रहेगा तो चीजें उतनी ही सस्ती आपके पास पहुंचेगी, और जितनी चीजें सस्ती होंगी लोग पैसा इन्वेस्ट करना या चीजों को खरीदने के लिए उतने ही इंस्पायर होंगे। और अगर आपके यहाँ कस्टमर जो है, जो खरीदने वाला जो पर्सन है, उसकी जो खरीदने की जो क्षमता है वो अगर स्ट्रांग होती जा रही है तो इसका मतलब आपकी कंट्री की इकोनॉमी आगे निश्चित रूप से बढ़ेगी, ठीक है। तो ये 3 फेजेस और के साथ जो मेजर लीगल डिस्कोर्स जो थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए। अगर आपका कोई क्वेश्चन या क्वेरीज हो तो आप लोग पूछ सकते हैं मेरी तरफ से। अभी यहीं तक के लिए थैंक यू। Thank you so much, Dr. Vikramaditya Rathod, for giving your time. And there might be some sort of the internet issues in between the lecture, but I'm extremely sorry for the same because I'm not in today. Yes, yes. That So is a digital divide, and we yeah, were this actually is a digital discussing. divide, and because I am currently in the Banaras, and Banaras being leading towards the urbanization, and then ultimately this digital the internet problem is still existing in such cities. So thank you, sir, for giving your time, and we are again looking forward for such more lectures. And yes, if somebody will be having any questions, we'll be uploading this lecture on the YouTube, and then we'll be sharing with you as soon as possible. So thank you so much for your giving time. Namaste. Thank you, Aman sir, for such a nice opportunity. Yes, yes. And the just one more thing I just want to add, as you have also pointed out, that actually for that particular session when I was just going through with some experts interview, that time only I came to know even the experts who were involving in the process of Jan Dhan bank account and all these things. So वो खुद भी ये बोल रहे थे कि हमको उस समय ऐसा लग रहा था कि क्या चीज हो रही है, देयर इज नो यूज ऑफ दैट। बट द मोमेंट जब उन्होंने बताया कि कोविड पीरियड में, है ना, जो डिजिटल इकोनॉमी का ये जो बाई प्रोडक्ट है जनधन योजना, इसमें जब लोगों को इतने बड़े लेवल पे जो अराउंड 300 बिलियन जो सोशल सिक्योरिटी जब पहुंची डीबीटी के थ्रू, दैट टाइम दे कम टू नो कि गवर्नमेंट कितने बड़े विजन के साथ काम कर रही है। क्योंकि एक बहुत बड़ा जो पॉपुलेशन है हमारी कंट्री का, जो उसमें इतने बड़े डिस्ट्रेस पीरियड में थी कि अगर उस पॉपुलेशन को वो डीबीटी नहीं मिलता तो शायद कंट्री एक बहुत बड़े, जिसको बोलते हैं सिविल वॉर, या एक जो डिस्ट्रेस सिचुएशन में आ सकती थी, विच इज अगेंस्ट जो हमारे जो नेशनल इंटीग्रिटी है ना, उसके उसके ऊपर भी खतरा हो सकता है। इसलिए आप लोग प्रियम्बल में जैसे देखा, मैं फिर से कोट करूं इस चीज को,
प्रीएम्बल में इकोनॉमिक जस्टिस के साथ साथ नीचे एक और गोल दिया गया है कि सरकार को नेशनल इंटीग्रिटी एंड यूनिटी पे भी ध्यान देना है. So that digital economy is based as an economic model of the economic justice, which also connected with the national integrity and unity. Yes, 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 yes. So that is a fantastic model which we are actually going through. और हम लोग मतलब सरकार के साथ मिलके अगर हम लोग काम करें, उनको थोड़ा सा करें, जैसा कि आपका ऑर्गेनाइजेशन लगातार काम कर भी रहा है, तो निश्चित रूप से हम लोग वर्ल्ड पावर या जो भी जो हमारे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो हमारा टारगेट है वो हम लोग जरूर अचीव करेंगे. Definitely, definitely. Thank you so much, sir, for giving time. Thank you, sir. नमस्कार. Sir, Yes, Yes. please. Sorry, sir. Because of internet issues, I couldn't connect in between. I had a question Yes, please. regarding this. Thank you, sir, for this wonderful session. And my question is, with the increasing AI and digital automation, what are the future legal challenges to economic rights and employment? अच्छा, आपने कनुबंती ठीक से आपने पॉइंट आउट भी किया है, और ये चीज शायद मेरे से मिस भी हो गई थी. इवन जो डिजिटल इंडिया एक्ट है जिसकी मैंने अभी आपको बात की, उन्होंने इसको बड़े पॉजिटिव वे में लिया है. उन्होंने जो एआई और ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है या जो क्रिप्टो करेंसी है जो पूरा एआई के मॉडल पे बेस है, इसको एक पोटेंशियल सोर्स बताया है कि इसको जितना जल्दी हम लोग समझेंगे, इसको एक पोटेंशियल सोर्स की बात की है. एआई, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी और इस तरह की जो टेक्नोलॉजी जो एआई पे बेस है, इसको एज ए पोटेंशियल सोर्स मानते हुए और इसको जॉब का एक बड़ा सोर्स माना है. डीआई एक्ट इस पे लगातार जो डिजिटल इंडिया एक्ट है उस पे बोल रहा है कि हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके इस देश की एक जो बड़ी पॉपुलेशन है, स्पेशली यंगस्टर जो है, उनको एआई में उतना ही एफिशिएंट कर दिया जाए. क्योंकि अल्टीमेटली ये है ना कि एआई को एआई नहीं चला सकता ना. एआई को भी चलाने के लिए कहीं ना कहीं उसको चलाने के लिए एक जो स्टार्ट है वो एक ह्यूमन बीइंग से होगा, या उसको अपडेट भी अगर करना है तो उसके लिए ह्यूमन बीइंग की जरूरत है. तो डीआई एक्ट इस पे लगातार जोर दे रहा है कि पूरे वर्ल्ड में अगर एआई और उससे रिलेटेड जो सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, तो उस सर्विसेज को रेगुलेट करना, अपडेट करना, उसके लिए कहीं ना कहीं ह्यूमन पावर चाहिए. और वो ह्यूमन पावर इंडिया से अगर निकलेगी तो वो भी हमारे लिए इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा सोर्स होता है, जो डीआई एक्ट ने इसकी बात भी की है. तो इसीलिए अब लगातार सरकार इस पे भी काम कर रही है कि एआई और उससे रिलेटेड जितनी भी जो चीजें उसमें लोगों को जितना जल्दी स्किल्ड किया जा सके. ठीक है. और जहां तक बात है कि लोग ये सोच रहे हैं कि जो एआई है वो बहुत सारी एआई खुद बहुत सारी जॉब्स को रिप्लेस करेगा, तो ऐसा नहीं है. अगर एआई रिप्लेस भी करेगा तो उसके साथ उसी लेवल पे जॉब्स क्रिएट भी होंगी. और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा नहीं कि ये आज का ही विषय है. जब पहली बार जो कैलकुलेटर बना था तो दैट इज ऑल्सो एआई, वो भी एक एआई था. वो एक सहूलियत के लिए, फैसिलिटेशन के लिए. हालांकि अभी एआई बड़े लेवल पे है, इसमें बहुत सारे रिस्क भी है कि चीजें कुछ लीगल चैलेंजेस भी आ रहे हैं, लेकिन उस पे कुछ जैसे रिसेंटली हमारा जो लॉ कमीशन वगैरह है वो इस पे पूरा रिसर्च कर रहा है. एक स्टडी भी इस पे लगातार चल रही है कि कैसे एआई के कारण जो इकोनॉमी में अभी कुछ जो इकोनॉमी को परेशान भी किया जा सकता है एआई के थ्रू, जैसे साइबर अटैक्स वगैरह जो लगातार करके, तो इससे कैसे डील किया जाएगा, इस पे डिस्कशन चल रहा है. लेकिन हमारी जो सरकारें हैं और जो सिस्टम है इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है. और बहुत लंबे समय से पूरे वर्ल्ड में शायद सबसे पहले डिजिटल इकोनॉमी पे जितना अच्छे तरीके से जो काम हिंदुस्तान में हुआ वो अभी तक बहुत अच्छी डेवलप कंट्री में भी नहीं हो पाया. तो इसको बेस बना के अगर हम लोग चलेंगे तो चीजें अच्छे से हो पाएगी. यस. Yes, it is very well connected. Yeah. Anybody else apart from the Vaishnavi? Anybody else? So we can conclude it, right? Okay. So, Yes, Rudra. yeah, Yes, please. Hanji, Hanji, sir. So, actually, I don't have any doubt as such, but sir, listening to you, it has been an honor for from every time. So, I have been as a student from, I guess it has been like past 10 years. So, I would be very lucky, like if you conduct these kinds of lecture and these kinds of sessions, it would be very helpful for each and everyone. So yes, I would be looking forward to each and every session of this. Yes.
Thank you. Thank you so much, sir. For that, we have to request to BNSK Bharat and Definitely. Ramanji. It's my sincere request to them. Definitely. Definitely. There are upcoming talks. Even we are planning to launch a certificate course, a dedicated certificate course, and in which Vikramji will be the part of it. We are planning to launch with the two universities, one with the Central University of Andhra Pradesh and one with the University of Delhi. More specifically, I'll say with the Hansraj College. So, sir is also the part of the team. So, where he will be talking about the constitutional framework. So, we are in the process of this so that capacity building in such a manner we can do for the youth, and we can analyze the policies in such a manner with the indic lenses. So this is very important. So thank you, sir, for giving your time, and Yes. thank you so much, Thank and we are looking forward for the new more sessions from your side. Thank you Yes. so much. Thank you, Thank audience, for you. joining us today. Yes, thank you. Thank you to all students. Thank you very much.